हेलो दोस्तों, विचार एंड वाइब्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। तो पता है दोस्तों, आज मैं किससे मिला? राशि शर्मा से। राशि जी से हमने बात की कैसे उन्होंने अपना करियर शुरू किया वॉइसिंग इंडस्ट्री में। उनको लेकिन जरूरत थी कन्नड़ा स्पीकिंग बच्ची की। तो मेरी मम्मी ने कहा आप रिकॉर्डिंग तुम करोगी? मैंने कहा हाँ करूंगी। और फिर अगले दिन जब वो ले गए मैं तो रोने लग गई। हमें पता चला वो तो ए आर रहमान के साथ भी काम कर चुकी हैं। तुम नहीं, तुम जाओ ऐसे करके हम 4-5 लोग रह गए। हमें क्या पता क्या हो रहा है। हम अंदर जाके हमने देखा तो वो वहाँ पे ए.आर. रहमान बैठे हैं। तुमने कहा ये क्या है। राशि जी ने बताया कि कैसे वो डबिंग डायरेक्शन में बोर हो जाती थी। एज अ डायरेक्टर जब पहले मैं बैठने लगी, मुझे बड़ी बोरियत होती थी यार कि एक ही फिल्म को 10 बार कैसे देखें। आपसे करा लिया, इनसे करा लिया, सबसे करा लिया, अब 16वीं बार भी देखना पड़ रहा है। उन्होंने हमें दी टिप्स एक बेहतर वॉइस आर्टिस्ट बनने की। प्लीज पॉलिश योर इंग्लिश स्किल्स। हर लैंग्वेज को सही बोलना आना चाहिए। व्हेन यू आर स्पीकिंग हिंदी तो हिंदी का भी सही होना चाहिए। और साथ ही उन्होंने बताया कि एक नए वॉइस एक्टर को मुंबई में काम कैसे मिलेगा। सोशल मीडिया पे कई हाउसेस के नंबर्स अवेलेबल हैं, तो हर एक के से एक मैसेज भेजने में कोई हर्ज नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो कहेगा बाद में फोन करो। करेक्ट। सुनिए ये पूरा पॉडकास्ट विचार एंड वाइब्स का मेरे साथ अमित डियोंडी के साथ, और हमारी गेस्ट हैं आज राशि शर्मा। राशि जी, वेलकम टू विचार एंड वाइब्स। थैंक यू। शुरुआत तो हम थोड़ा इस तरीके से करेंगे कि बहुत सारे लोगों को, जो हमारी व्यूअर्स हैं या लिसनर्स हैं, उनको थोड़ा सा शुरुआत से शुरू करवाते हैं। ठीक है। कि जैसे सब लोगों को पता है आप वॉइसिंग इंडस्ट्री की, डबिंग इंडस्ट्री की वेटरन है। मतलब देखने में तो नहीं है लेकिन काम में है। देखने में भी हूँ। काम में है। 25 से 30 साल आपको हो गए होंगे शायद, या उससे भी ज्यादा। नहीं, मुझे ज्यादा हो गए। अब मुझे कुछ 38 साल हो गए। आप बचपन में 38 साल शुरू से कर दिया। ऊपर। हाँ, क्या बात है। तो कैसे शुरुआत हुई थी, जरा उससे शुरू करते हैं। तो बहुत लंबी कहानी है, हाँ। बट मैं थोड़े में बता देती हूँ। करेक्ट। तो मैं बिलोंग करती हूँ ओरिजिनली कर्नाटका से, अच्छा। बट बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। तो मेरी मदर ऑलवेज इंक्लाइन टुवर्ड्स थिएटर, ड्रामा। और अपने गांव में, जो गांव नहीं एक्चुअली अब शहर है, धारवाड़ नाम का एक शहर है कर्नाटका में, वहां को बिलोंग करती हैं। तो वहां से जब उनकी शादी हुई तो वो बॉम्बे आई। क्योंकि मेरे पापा बॉम्बे में जॉब कर रहे थे। वो भी कर्नाटका से थे बट यहाँ आए। और उसके बाद उन्होंने मतलब बैठा नहीं गया। शी वाज अ प्रोफेसर इन कॉलेज, पढ़ाती थी। अच्छा, लैंग्वेज नहीं, तो? हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती थी। अच्छा। हाँ, तो वहां से उन्हें बैठा नहीं गया घर में। उन्होंने कहा अब नौकरी के बाद क्या करें, तो वो खुद ढूंढते ढूंढते एक दिन आकाशवाणी पहुंच गई। अच्छा जी। हाँ, आकाशवाणी पहुंची तो वहां उनको कन्नड़ा अनाउंसर की जरूरत थी। तो सोचिए आप। क्या बात है। उन्होंने कहा आप वाकई कन्नड़ा अनाउंसर हैं? बोली हाँ, मैं वहां के आकाशवाणी में करती थी, मेरे पास में है, ये सर्टिफिकेट है, ये है। उन्होंने कहा आप इस संडे का शो करेंगी? बोली हाँ मैं कर लूंगी। आपको आता है नागरा वागरा चलाना? बोली हाँ मैं सब चला सकती हूँ। तो उन्होंने एक छोटा सा टेस्ट लिया और उनको बुला लिया। फिर मैं पैदा हुई, सिलसिला उन्होंने छोड़ा नहीं, तो उनका संडे का शो फिक्स हो गया। अच्छा, 1 to 1:30। आपको रोकता हूँ। आपने नागरा का जिक्र किया अभी। नागरा क्या होता है, जरा समझाएंगे क्या चीज होती है वो? हाँ। नागरा यानी आपने स्पूल, सबने स्पूल देखे होंगे। स्पूल पे होती थी साउंड। तो स्पूल सिस्टम जो था वो पहला बेस था साउंड का। करेक्ट। उन टेप्स पे साउंड होती थी। करेक्ट। उसको चलाने के लिए जो यूनिट था, जो इंस्ट्रूमेंट, उसे नागरा कहते थे। करेक्ट। तो पहले पुराने जमाने में रिकॉर्डिस्ट नागरा चलाते थे। उस पे साउंड होती थी, सारी साउंड। और जो रेडियो में अनाउंसर होता था वो खुद ही करता था। उसे खुद ही करना था, क्योंकि खुद आपको प्रोग्राम करना है। तो आपको खुद चलाना भी है। हाँ, श्रोताओं, अब आप सुनेंगे इनका गाना इस तरह से, ये इनकी गीत बोल इनके हैं, ये है, और फिर टक 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 रेडी, नागरा रेडी, प्ले। और फिर वो क्लिक हो जाता है। हाँ, उस समय ये सब करना पड़ता है। तो मम्मी को ये सब आता था पहले से? आता था, क्योंकि वो आकाशवाणी में काम कर चुकी थी पहले। सिखाती भी थी, ये भी करती थी। तो यहाँ पे आके बोली अरे एक काम कम हो गया तो चलो कर लो। इत्तेफाक देखिए, आकाशवाणी में गई और जरूरत थी। उन्होंने कहा आप करेंगी? तो उन्होंने कहा हाँ। तो तब से वो सिलसिला शुरू हो गया। और मैं पैदा हुई, फिर मुझे ले जाने लगी, क्योंकि संडे को प्रोग्राम होता था। संडे मैं घर में रहती थी, तो थोड़ी बड़ी हुई तो उनके साथ जाने लगी। तो मेरा वो सफर वहीं से शुरू हो गया।
एक दिन क्या हुआ कि हाँ। आकाशवाणी में वो प्रोग्राम कर रही थी, हम बैठे थे और किसी ने कहा कि हमने एक छोटी बच्ची को आते हुए देखा, हमें एक लाइन बुलवानी है। फिर इशारा करके रोका और फिर मुझे ले गए और मेरी मम्मी ने कहा मैं प्रोग्राम कर दूंगी, बीच में लाके मत छोड़ना, आप ले जाना फिर प्रोग्राम के बाद छोड़ना। तो यही हुआ और मुझे ले गए और जो मुझे लाइन बोलनी थी उन्होंने कहा हिंदी बोलती हूँ, मैंने कहा हाँ हिंदी तो मैं बोलती हूँ, तो ये लाइन बोल दो, मैंने बोल दी और फिर मुझे ले आके वापस छोड़ दिया स्टूडियो में। और वहां पर एक कन्नड़ा वेटरन कुंदा रेगी जी, ये उन्होंने मेरी आवाज सुनी। वो बहुत बड़ा कन्नड़ा इंडस्ट्री में, इवन मराठी इंडस्ट्री में वेरी बिग नेम। तो हमारा क्या है कि बिकॉज वी बिलोंग, माय मदर बिलोंग्स टू दैट रीजन, वी आर फ्लुएंट इन कन्नड़ा एंड मराठी। अच्छा, तो बॉर्डर रीजन में पड़ता है। हाँ, तो हम दोनों लैंग्वेजेस अच्छी बोल पाते हैं और मुंबई में पली बड़ी तो हिंदी, मराठी का तो सवाल ही नहीं था। मराठी तो आती हाँ, और हिंदी भी ऑफ कोर्स। तो वो उस समय उनको लेकिन जरूरत थी कन्नड़ा स्पीकिंग बच्ची की। अच्छा, जो उन्हें बॉम्बे में नहीं मिल रही थी। फिर बच्चे की, बच्ची या बच्चा जो भी है। तो फिर उन्होंने कहा आप मेरी मम्मी से कि आप इसको रिकॉर्डिंग में लेके आएंगी। तो मेरी मम्मी ने कहा आप रिकॉर्डिंग तुम करोगी? मैंने कहा हाँ करूंगी। और फिर अगले दिन जब वो ले गए मैं तो रोने लग गई। मैंने कहा मैंने क्यों हाँ बोल दिया। डर लगने लगा इतने सारे लोगों को देख के। फिर मैंने कहा चलो करते हैं। उन्होंने एक चॉकलेट या ऐसा कुछ कहा मैं तुम्हें दूंगी और फिर मैंने कर लिया। फिर वो इतना अच्छा हुआ कि उन्होंने कहा सारे लैंग्वेजेस में करवाओ इससे। अच्छा, कुछ ऐड था वो शायद दिनाका सिबाका बन रहा था। अच्छा, उस समय मैंने शुरू किया था और मैं बस 5 साल की थी। क्या बात मुझे नहीं पता था ये कुछ ऐसी चीज की शुरुआत है जिसके लिए हम आज विचार और वाइब्स में बैठेंगे। क्या बात है, सही बात है। तुम भी शुरू कर दो कपिल शर्मा की तरह पूछना क्या आपको पता था आप एक दिन कि जब आप बिनाका से सिबाका कर रहे थे तो आपको पता था उस दिन कि आप एक दिन विचार एंड वाइब्स में आकर ऐसे बैठेंगी? अब सही सवाल पूछा। तो मैंने कहा तो मतलब वो शुरुआत थी। फिर कुछ रुकना था नहीं, चलता चला गया सिलसिला, एक से दूसरी ऐड, फिर दूसरी से तीसरी ऐड करते करते। और उस समय पता है क्रेडिट लेने वाली कोई बात नहीं है। उस समय थे ही लोग कम। करेक्ट, हे लोग कम, सभी की प्रतिभा अच्छी थी, प्रतिभाशाली लोग जुड़े हुए थे और हर कोई कुछ ना कुछ अलग कर रहा था। Correct. और उसके बाद इस प्रोफेशन से जुड़ रहा था। कोई बैंक में काम कर रहा था, कोई पढ़ा रहा था, कोई किसी ऑफिस में नौकरी कर रहा था और उसके बाद वो आते या अगर रेडियो प्लेस वगैरह करना था तो एक दिन की छुट्टी लेकर आते। हाँ, तो मतलब तब लोग इसीलिए पार्ट टाइम इसको ऐसे लेते थे या जो बहुत पैशनेट लोग थे, क्योंकि तब ये ऐसा फुल फ्लेजेड करियर ऑप्शन की तरह लोगों ने नहीं लिया था। हाँ, फुल फ्लेजेड करियर बनाने का सवाल ही नहीं था। हाँ, क्योंकि उतना काम नहीं था। एड्स हुआ करते थे और लैंग्वेज स्पेसिफिक लोग थे। हिंदी वाले हिंदी थे, मराठी वाले मराठी, और हर लैंग्वेज के लिए लोग मुंबई में मिल ही जाते थे। तो इस हिसाब से बहुत कम लोग थे। Correct. लेकिन जो भी थे अब उस समय के हिसाब से मैं तो कई ऐसे लोगों से मिली हूँ जो एकदम शुरुआती दौर में आए और उनको पता भी नहीं था क्या करना है, लेकिन क्योंकि उन्हें पढ़ना लिखना आता था उस लैंग्वेज का, तो उन्होंने ये क्राफ्ट सीख भी ली थी उस वक्त। जो इस वक्त हम ऐसे ऐसे सिखाते हैं वो उन्होंने देख देख के स्टूडियोज में जा के ये काम सीखा कि इसको कैसे करना है। तो क्या उस समय के लोगों की इंसानों की क्वालिटी भी थोड़ा बेटर थी क्या? हाँ, अब जैसे अगर कोई कहता है कि बम्बई अब क्या है, अब हर शहर जैसे कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा, ये भी चेंज हो गया है। तो चेंज किस वजह से हुआ? लोगों की वजह से हुआ, उनके एटीट्यूड की वजह से हुआ। तो आजकल सब कहते हैं कि हर जगह उतनी सेफ नहीं है जितनी पहले थी। तो ये सब इंसानों का ही है कि हाँ, तो इंसानों की क्वालिटी आप कह सकते हैं, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी आप कह सकते हैं ज्यादा थी, सच्चाई ज्यादा थी। तो वो काम में भी वो ईमानदारी अपने आप निखरती थी, आती थी। काम का तो देखो मैं ये कह सकती हूँ कि आप जो है ना वो कहीं ना कहीं आपके काम में आएगा ही, झलकता ही है। आपकी जो भी पर्सनालिटी होगी, आप बहुत स्ट्रांग इंसान होंगे, आप बहुत सच्चे हैं, या आप बहुत मैनिपुलेटिव हैं, आप झूठ बोलने से कतराते नहीं, या आपको, तो ये सारी चीजें ना आपके काम में आती हैं। अब कोई कहेगा आप एक्टर हैं तो आपको अलग अलग चीजें करनी पड़ती हैं, आई अंडरस्टैंड। तो उस वक्त कोई कहता है कि अगर कोई चोर का रोल दे दो तो मैं चोर जैसा सोचता हूँ कि वो क्या करेगा, कैसे करेगा, वो अलग चीज है। करेक्ट। लेकिन यहाँ क्या है ना, एक अगर मैं डबिंग आर्टिस्ट के पर्सपेक्टिव से बात करूं, आप उतना फिजिकली इन्वॉल्व नहीं है
किसी भी चीज में करेक्ट, आपको आवाज से वो काम करना है और हम्म। फिर आपको भूल भी जाना है। बिल्कुल सही बात है। आप ये सोचिए बहुत इंटेंस आप कैरेक्टर भी प्ले कर रहे हैं, उस एक्टर को मिला है 1 साल प्रेपरेशन के लिए, वो जिया उस रोल को, उसने समझा, या हो सकता है किसी चोर गली में गया भी, देखा भी और समझा कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। आपने जब उसको डब किया, आपने 8 घंटे में डब कर दिया। तो 8 घंटे में आपने किया, उसके बाद आपको घर जाना है, आपको अपने घरेलू मामले संभालने हैं, हाँ। या ऑफिस में कुछ देखना है, या किसी बैंक वाले का फोन आ रहा है, ये सब साथ में चल रही है डबिंग आर्टिस्ट। करेक्ट। कोई ऐसा मतलब कोई वैनिटी वैन नहीं है कि आप उसमें गए, आप यूं एकदम ऑफ मोड में चले गए, और या तो आप अचानक कुछ ये करने बैठ गए, सर अभी बिजी हैं, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पर। ये दुनिया ही अलग है। सही बात है। तो यहाँ पल में यूं, पल में यूं, पल में ऐसे थे, फिर ऐसे थे। तो बीच में हमने किसी ने पूछा भी, हाँ भाई एक आदमी आ जाता है डबिंग रूम में, हाँ नाश्ते में क्या खाएंगे? अरे यहाँ पर हम इंटेंस कोई सीन करे तो नाश्ते में क्या खाएंगे? तो सडनली यू नो वो स्विच ऑफ करना पड़ता है आपको। करेक्ट। और फिर आप चले भी जाते हैं नाश्ता करने, सोचिए। मैं यही चीज बोलता हूँ, जो आपने बोली ना, मैं सबको ये बोलता हूँ कि यहाँ डबिंग में ना आप स्टानिस्लावस्की की मेथड एक्टिंग नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। मैं बोलता हूँ कि ब्रेख्त की थ्योरी है, यू स्विच इन एंड स्विच ऑफ, यू गेट इनटू द कैरेक्टर, यू कम आउट ऑफ द कैरेक्टर। तो वो अपनाना पड़ेगा, उस लेवल ऑफ एक्टिंग को अचीव करना पड़ेगा। एक्टिंग ही कर रहे हैं ना हम, आप जा रहे हो और बाहर निकल रहे हो, लेकिन उसके लिए एक बहुत अलग लेवल का प्रिपरेशन चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए। प्लस कोई आपको पहचानता भी नहीं। करेक्ट। वो तो कह रहे हैं। बड़ी दुखद बात है कि आप इतना अच्छा कर रहे हैं, एक कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर रहे हैं, और कोई आपको पहचानता भी नहीं। यू नो, अगर आपने कोई बहुत इंटेंस रोल कर लिया, फॉर एग्जांपल अभी मुझे जोकर याद आ रहा है, अगर आपने जोकर जैसा कैरेक्टर प्ले कर लिया, फिर आप उस इस ऑरा में आप बाहर निकलेंगे, और यहाँ तो कोई आपको पहचानता नहीं। एक वॉचमैन कहेगा साहब जी एंट्री कीजिए, अगली, फिर अचानक आप उस मोड में आते हैं कि अरे मैं तो इंसान हूँ, मतलब मैं तो जोकर समझ बैठा था खुद को। मैं खुद को क्या समझ रहा था, मतलब मैं क्या हूँ, और देखो अभी क्या हो रहा है। चलिए ठीक है, इस बारे में भी और डिस्कस करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि शुरुआत की आपने एडवर्टीजमेंट से, बिनाका से सिबाका किया, राइट। फिर धीरे धीरे डबिंग आई, लोकलाइज होने लगा कंटेंट इंडिया में, मुंबई में। वहाँ आप कैसे गए? मम्मी के साथ ही गए जब लोकलाइज होना था? ये तो एडवर्टीजमेंट या सीरियल्स की डबिंग कर रहे थे जो इंडिया में ही बन रहे थे। तो ये जब एनिमेशन का पूछ रहे हो, हाँ, इंटरनेशनल कंटेंट जब हम लोकलाइज, हाँ, उस समय जब एड्स होते थे तो एड्स भी होते थे, और मूवीज का शुरू होने वाला था। ओके। क्योंकि कुछ कुछ मूवीज ऑलरेडी डब होती थी, और ये भी इन्हीं स्टूडियोज में डब होती थी। और फिर जब पहली फिल्म आई वो थी जुरासिक पार्क। ठीक है, उसमें किया आपने? हाँ, वो लड़के टिम का रोल मैंने ही किया है। अच्छा। यस। मैंने बताया एक और किताब है बेकर की, जिसमें लिखता है डायनासोर्स बीमारियों से मरे। क्या बात है यार, मतलब इंडिया में पहली फिल्म जो डब हुई है उसका पार्ट रही हैं आप। बिल्कुल। और ये लीला जी ने करवाई, आराधना स्टूडियो में। हाँ, और मैं उनको लीला आंटी कहती थी। तो एक रेगुलर इसकी तरह उन्होंने कहा आओ इसको डब करते हैं। मैं और रुचि चड्डा ने किया था मेरी बहन का रोल, जो टिम की बहन थी, मैं नाम भूल रही हूँ उसमें, और हम दोनों ने किया। और उन्होंने ऐसा चलाया, वो लास्ट वाला जो डायनासोर वाला सीन था, उन्होंने पूरा ऐसे ही रिकॉर्ड कर लिया, नेचुरल। अच्छा। उन्होंने कहा हम चलाते हैं, आप करो, रिएक्ट करो। हाँ, क्या बात है यार। और उस वक्त कुछ उतना पता नहीं था कि चल क्या रहा है, बस काम कर रहे थे, काम करके आ गए थे। फिर अलग अलग चीजें हो रही थी, मूवी हुई, फिर हम एड डब करने गए, तो रैंडम सब वहाँ एक बार बात कर रहे थे कि अरे ये मूवी डब हो रही है, तो मैंने भी बोल दिया मैंने उसमें किया। तो लोग अचानक मुझे पूछने लगे क्या किया, कैसे किया, क्या किया, वगैरह वगैरह। तो मुझे लगा हाँ शायद कुछ बहुत बड़ा काम कर दिया है। कितने साल के थे आप? तो मैं तो शायद 11 साल की हूँ। अच्छा। 10 या 11। क्या बात है। तो मुझे लगा मैंने कुछ बहुत बड़ा काम कर दिया है, क्योंकि लोग बात कर रहे थे। तब स्टारडम वाली थोड़ा सा फीलिंग आई है, अरे वाह। हाँ, ऐसा लगा वाह। हाँ, मतलब वही बच्चे को अच्छा लगता है ना जब पूछ रहे हैं उससे क्या किया। एक बच्चे के तौर पे जब मैं डबिंग करती थी, तो मुझे सिर्फ रिकॉर्डिस्ट की अप्रिसिएशन, डायरेक्टर की अप्रिसिएशन और क्लाइंट की अप्रिसिएशन ही इंपॉर्टेंट थी, और ये लोग मौजूद होते थे। तो मुझे जब लोग कहते थे ना बहुत अच्छा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं बस उसी की भूखी थी। अच्छा। कि वो लोग कह दें कि वाह बहुत अच्छा कर दिया। और ये एक रूटीन ऐसा चलता चला गया कि स्कूल से आए, अपना होमवर्क लेके चले गए, क्योंकि वहां पे लंबा बैठना पड़ता था। जनरली एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट आपको सारे लैंग्वेजेस कराए जाते थे। करेक्ट। तो आपने हिंदी कर लिया, फिर लैंग्वेजेस एक दिन जब शेड्यूल हुए तो आप वहां बैठ गए सारा दिन,
फिर आप अपना काम करते रहे, तो मेरे लिए एकदम रूटीन सा हो गया। अपना होमवर्क किया, अपनी पढ़ाई की, जब बारी आई तो माइक पे चले गए, बोल दिया, फिर आप अच्छा। जाके बैठ गए। अच्छा, और गाने वाने भी होने लगे साथ में। तो गाना भी गाते थे हाँ, आप? मुझे किसी ने पूछा एक दिन कि एक, हाँ, अगेन कन्नड़ा सर्कल में एक अप्पी उमराणी नाम के थे, अब वो है नहीं। हम्म, तो वो उन्होंने कहा कि क्या तुम गा सकती हो? मेरी मम्मी से पूछा, तुम्हारी बेटी गा सकती है? हम्म। तो वो बोली कि पता नहीं, आप ट्राई कर लो। तो फिर वो लेके गई एक दिन घर पे, उन्होंने संडे को घर पे बुलाया, तो उन्होंने पियानो वियानो बजाया और कहा ये गाना गाओ, तो मैंने गा दिया। तो उन्होंने कहा वाह वाह, ये तो हो जाएगा। फिर उस तरह से जिंगल्स की शुरुआत भी हो गई। क्या और उस बात समय है। सब बड़े बड़े लोग करते थे, जैसे लुई बैंक्स, वनराज भाटिया, ऐसे लोग म्यूजिक देते थे, रंजीत बारोट। तो इन लोगों के लिए भी मैं गा चुकी हूँ। क्या बात है। लेकिन वो सिंपल सिंपल बच्चों वाले गाने। हाँ। इवन एहसान नूरानी खुद यूज्ड टू डू द, एक कैस्पर का ऐड किया था। हाँ, तो कोई कुछ याद है आपको, कुछ जिंगल या कुछ ऐसा चीज याद है अभी? बहुत सिंपल हाँ। था। एहसान वाला गाना मुझे याद है, हाँ, बताइए ना जरा। कैस्पर का, वो एक हाँ। हेमा मालिनी वाला ऐड था, हाँ। और हमने उसको शायद म्यूजिक रूम में किया था। तो मच्छर भगाए और घर महकाए, वो है कैस्पर। अरे वाह, ये गाना आपने गाया? हाँ, ये मैंने गाया। अरे भाई, ये तुम्हारी बचपन की यादें हैं इससे जुड़ी हाँ। हुई। मच्छर भगाए और घर महकाए, वो है कैस्पर। ये मैंने गाया। अभी भी यूट्यूब में कभी कभी पुराने ओल्ड दूरदर्शन एड्स वाला एक मैं चलाता हूँ वीडियो। हाँ। वो नॉस्टैल्जिया होता है, चेतक के ऐड और पुराने पुराने ना। बिल्कुल। और तब कितना सुरीला होता था वो, यस। जो आपके जिंगल्स भी होते थे अभी तक। वो है कैस्पर। हाँ। इसमें तो इसमें आपकी आवाज है। यस, फर्स्ट क्या लाइन बात मेरी ही है थी। यार। और अगेन मैं फिर से कहूंगी, क्रेडिट लेने वाली कोई बात नहीं है, हाँ। क्योंकि लोग ही कम थे और लोगों को ढूंढना भी नहीं था। हाँ। आप ये कर सकते हो, हाँ। हाँ तो कर लो। अरे अच्छा लग रहा है, करवा लो इसी से। फिर वही नाम आगे बढ़ता चला गया। नहीं नहीं, क्रेडिट वाली बात नहीं है ये। वो टैलेंट भी तो था। अगर कोई, हो सकता है 10 लोगों से पूछ के एक बंदा मिलता होगा। ये भी हो सकता हाँ है। हाँ, यही तो होता था। हाँ। जब उन्होंने बोला यार एक बच्ची दिखी है, तो ऐसा उनको बहुत सारी बच्चियां दिखी होंगी। जब उन्होंने बोला गाना गा लेगी, बोला आ जाओ घर। तो वो टैलेंट भी तो है कि एक हाँ। बार में आप वो पकड़ रहे हो चीजों को। करेक्ट। तो वही है ना, तो और टैलेंट तो वर्ड है। ऑफ माउथ पे बहुत चलता था। करेक्ट। तो जैसे उन्होंने कहा कि ये किस बच्ची ने गाया, हाँ। हाँ उसको बुला लो उस बुला लो। रिकॉर्डिंग पे। करेक्ट। फिर वहां बुला लो। पता है, मैंने AR रहमान के लिए भी गाया है। क्या बात कर रही है। हाँ, एक मूवी है, उसमें ज्योतिका है, हाँ 4 भाई हैं, डोली सजा के। हाँ हाँ हाँ। याद आ गया मुझे। डोली से जाके। यस। उसमें एक्टर कौन है मैंने यार? सुनिधि के साथ में गाया वो गाना। सुनिधि जस्ट दिल्ली से आई थी। क्या बात है यार। तो वो हम भी बच्ची रही दोनों ने होगी। वो कोरस का गाना गाया, झूला झूला झूला, वो वाला गाना। उसमें कोरस पार्ट था जिसमें हाँ। उन्हें बच्चों से गवाना था। तू हंसी तू खुशी तू बाहर है, तू खुशी तू करार तू बहार है, दम से तेरे गीतों घर पे निखार है। ये वाला। क्या तो ये बात हम है। दोनों ने गाया साथ में। तो ये साउथ की मूवी थी ना? नहीं, नहीं, ये हिंदी डोली, में बनी हाँ, थी। हिंदी बनी थी, हिंदी बनी यस, थी। मुझे हाँ, नहीं पता साउथ में बनी होगी, हाँ, हाँ, बट ये हिंदी में बनी थी। और उससे पहले उनसे मेरी मुलाकात कहाँ हुई पता है? एक बंगाली एल्बम था जो AR रहमान जी को गवाना था अच्छा। बच्चों से। हाँ। और उसमें रानी मुखर्जी नॉट द एक्ट्रेस रानी मुखर्जी, रानू मुखर्जी। हाँ, हेमंत कुमार जी की बेटी। शी वॉज द सुपरवाइजर। और उन्होंने पता नहीं कैसे पता लगाया, या हम 4-5 बच्चे थे। इसमें ये भी है, अंकुर की वाइफ पैमेला, वो भी थी। ओके। वो थी, हाँ वो थी। मैं, वो, मेरी बहन अनुश्री, और भी 3-4, और पैमला का भाई पिनाकी, ऐसे 4-5 लोग जो हम थे, हम सबको बुला लिया था वहां पर। और भी बच्चे आए थे। फिर सबसे वो बाहर एक आदमी आया पेपर लेके, और उसने शुरू कर दिया कि ये गाओ ये गाओ ये गाओ। तो हम सब गाने लग गए। वहीं पे मतलब ऑडिशन हो गया। हाँ, फिर लोग कम होने लगे वहां से। अच्छा, वहां से कम होने लगे। तुम नहीं, तुम जाओ। ऐसे करके हम 4-5 लोग रह गए। हमें क्या पता क्या हो रहा है। हाँ। हम अंदर जाके हमने देखा तो वो वहां पे AR रहमान बैठे हैं। तो हमने कहा ये क्या है। और फिर वहां वो उनको बंगाली एल्बम गवाना था, तो उसमें बच्चे चाहिए थे। तो उन्होंने बंगाली के लिरिक्स सब दिए, रिहर्सल करवाया, रिकॉर्डिंग हो गई, खत्म। फिर उनके असिस्टेंट ने सारे नंबर लिए। और नेक्स्ट टाइम जब वो मुंबई आए तो मुझे एक बार उन्होंने बुलाया था, दौड़ फिल्म में कुछ एक पीछे बच्चे का गाना था, उसमें एम्पायर में बुलाया था।
अच्छा। तो मैं वहाँ गई, मैंने वो बैकग्राउंड वाला गाना गाया। फिर दूसरी बार उन्होंने मुझे 4D में बुलाया, जहाँ मैंने सुनिधि के साथ गाया। मुझे तब पता ही नहीं था सुनिधि इतनी बड़ी सेंसेशन होगी। और पता है मेरा कांटेक्ट कैसे टूटा, एक बहुत ही सिली चीज से। मैंने नंबर बदला। और ना उससे पहले नंबर रहे होंगे। तो वो पोर्टेबिलिटी नहीं थी ना उस Correct. समय। अरे हाँ। तो मैंने अपना नंबर बदल दिया। और मतलब मैं ये कह रही हूँ कि इतनी गहराई से मैंने इस प्रोफेशन के बारे में सोचा ही नहीं, या मेरे पेरेंट्स ने भी नहीं सोचा, क्योंकि उनके दिमाग में तो ये था कि ये थोड़ी ये सब काम करने वाली है, ये तो पढ़ेगी लिखेगी कुछ और करेगी, मतलब इसका तो कुछ और, इसको डॉक्टर बनाना है या कुछ और करना है। तो मेरा नंबर मैंने बदल दिया। तो मेरा कुछ BPL का नंबर हुआ करता था, उसको मैंने वोडाफोन कर दिया। तो अगर किसी ने मुझे उस नंबर पे कांटेक्ट आगे किया भी होगा तो उन्हें तो पता ही नहीं चला होगा, ना कोई जरिया था ये बताने का कि ये मेरा नंबर हो गया है, ना मुझे बताना था। ये भी एक चीज है कि मुझे बताना भी नहीं था। तो अब मैं सोचती हूँ या कोई पूछता है ना, तो मुझे लगता है कि अरे ये भी किया था, ये भी किया था, क्या क्या चीजें की थी। करेक्ट। और इतने इतने दिग्गज लोगों के साथ में काम किया था। करेक्ट। रेडियो प्लेस किए थे, मतलब मैंने तो बहुत पुराने पुराने लोगों के साथ में रेडियो प्लेस किया हुआ है। पंडित विनोद शर्मा एक हुआ करते थे, उनके साथ। फिर स्वदेश जी जो रेडियो वाणी वाले हैं, उस दौर में उनके साथ में काम किया हुआ है। तो ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां पे मैंने काम नहीं किया हो। हर जगह कर चुकी हूँ मैं। वो रॉक एंड रोल मेथड में काम कर चुकी हूँ, जहां आपको स्क्रिप्ट पढ़नी है, जिसमें आप एक गलती नहीं कर सकते। करेक्ट। अगर आपने एक वर्ड भी गलत बोल दिया तो आपको पूरा 20 मिनट का दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ये भी कर चुकी हूँ। रॉक एंड रोल मेथड थोड़ा समझा दीजिए। तो उसमें ऐसा है, वो लूप सिस्टम है अगेन। तो लूप चल गया, फिर आपने शुरू किया, ओके, वहां पे लाइट हो जाएगी ग्रीन या रेड जो भी है, फिर आपने शुरू कर दिया, टेक ऑन। बस फिर आपको पढ़ना है, कोई कुछ नहीं बोलने वाला है, आप पूरा पढ़ेंगे, आपका कंप्लीट होगा, खत्म। और टेस्ट ही इस बेसिस पे होता था कि आप ये कर सकते हैं या नहीं कर पढ़ सकते हो कि नहीं, विद द इमोशन, विद द एक्सप्रेशंस, एक्टिंग। एब्सोल्युटली। कोई टेक नहीं, कोई पंच नहीं, कुछ नहीं, सांस नहीं लेनी। इसीलिए आप पुराने आर्टिस्ट सुनेंगे ना तो उनके ऐसे ये सब नहीं आता है बीच में, क्योंकि इतना कंट्रोल आ चुका है ब्रेथ पे कि आपको ये सब सांसें नहीं काटनी पड़ती। हाँ, आजकल परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जो रोल्स हैं उसमें आप और फिर ये सब करते हैं, हाँ, वो डिमांड है, वो अलग चीज है। लेकिन अगर आपको नरेशन पढ़ना है या कुछ ऐसे कंटिन्यूअस चीज पढ़नी है तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि इन लोगों की आपको नहीं, आपको क्योंकि वो इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है प्रॉपर छोटे छोटे ब्रेथ्स लेने की कि आप आउट ऑफ ब्रेथ नहीं होंगे। फिर आप पेपर नॉइज नहीं, आजकल तो खैर टैब वैब पे पढ़ लेते हैं, पेपर आप पलटेंगे आपको पता नहीं चलेगा, पेपर पलट दिया और सीन आगे चला गया। तो दिस इज जस्ट प्रैक्टिस। इतनी आप मतलब प्रैक्टिस कोई करना भी चाहे शिद्दत से तो प्रैक्टिस है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, मोड्स ही नहीं है। इसीलिए अब वो है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, अब ये करो, अब वो करो, ये तो हमने सीखा है ऑन द जॉब। करेक्ट, वो काम के दौरान ही वो सीखा है। तो जब आप ये सब चीज़ कर रही थी, फिर ये आपने जुरासिक पार्क की, फिर उसके बाद डिज्नी के शोज आए। यस, डिज्नी में जैसे मैंने कुछ लिख रखे हैं आपके, आपने शुरुआत की थी स्मॉल वंडर भी आपने किया है, उसमें हाँ, विक्की का कैरेक्टर आपने किया है। करेक्ट। अब जरा ये देखो, टाइम क्या हुआ है विक्की? जब आप लोग ये धुन सुनोगे टाइम होगा 5:43 वो भी शुरुआती दौर का था, वो भी हमने बचपन में देख रखा है वो सब चीज। आपने पावर पफ गर्ल्स के बटरकप, रेवन किया आपने टीन टाइटंस को। यस। तो गाइस ये अभी दोबारा आ रही है चीजें, लेकिन जब इंडिया में शुरुआत हुए थे, इन शोज की शुरुआत हुई थी, सबसे पहले लोकलाइजेशन हुआ था, तो उसमें राष्ट्रीय जी ने ये सब कैरेक्टर्स कर रखे हैं। राइट। तो है ना, तो उस समय खुद ही हम बच्चे थे, मतलब आप तो बच्चे थे तब, तो तब ऐसे कैरेक्टर्स डब करना, उनको आवाज देना, वो कैसा एक्सपीरियंस था? तो जैसा मैंने पहले भी कहा, ये एली आंटी के साथ शुरुआत हुई थी। तब वो यूटीवी के लिए काम करती थी, एलाइजा लुइस, जो आज बहुत ही जानी मानी प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं। तो मैं तो उनको एली आंटी कहती हूँ। और उनके साथ उन्होंने बुलाया था यूटीवी में, और मुझे याद है हम मिलने के लिए गए थे, और उन्होंने कहा था इस तरह के अब शोज डब करने हैं, आप जो 1-2 लाइंस वगैरह बोल के जाते हैं वैसा नहीं है, और पैसे भी वैसे नहीं हैं जो 1-2 लाइंस के आप लेते हैं। अच्छा, कमाल की बात है, 1-2 लाइन से पैसे ज्यादा मिलते थे।
है ना, 50-100 लाइन से पैसे कम होने लगे क्योंकि वो बड़ा काम होता है, लंबा काम ये होता है। उन्होंने कहा जैसे 104 एपिसोड आपको करने हैं, उस समय ऐसे लंबे लंबे होते थे, 104 एपिसोड करने हैं आपको किसी किसी में और लंबा एक करना है काम। तो इस तरह का काम शुरू हो रहा है। तो बेसिकली वो ये समझा रही थी सबको कि आप अगर ये काम करेंगे तो लोगों का क्या होता है कि ये पैसे ये काम, ये पैसे ये काम, तो ये उस समय भी था। ओके, तो वो ये कह रही थी कि आप इसको इस तरह से देखिए। करेक्ट, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वर्क है। हाँ, करेक्ट, यस। और उसमें क्या हुआ, जब हमने शुरू किया तो वो अलग तरह का भी था, क्योंकि एड आप बोल के आ जाते थे 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में। अब इसमें लंबे लंबे आपको एपिसोड करने हैं, इसमें गला भी खराब हो रहा है, कभी किसी का मौसम के दौरान बारिशें आ गई, गला बैठ गया तो डब नहीं हो पाएगा। ये चीजें तब हम एक्सपीरियंस करने लगे कि अच्छा अब ये नहीं हो पाएगा, एग्जाम आ रहे हैं बीच में तो अब डबिंग नहीं हो सकती। तो मतलब ये चीजें उन्होंने भी देखी, हमने भी देखी। फिर ये काम धीरे धीरे इस तरह से शुरू हुआ। जब पहली बार आया डिज्नी का हुआ, उसमें ऑडिशन नाम की चीज आई जिसमें अप्रूवल्स हुए पहली बार। ओके, अलग अलग लोग, बट ऑल हु आर डूइंग एड्स एंड ऑल दोस पीपल वर डूइंग दीस काइंड ऑफ वर्क्स, एनिमेशन। हाँ, उनको पता था ना माइक डबिंग, तो उनको उनसे ही काम करवाया गया। तो आपको कभी कोई ऐसा बचपन में याद है कि जो जैसे सबसे पहले आप गए तो आपके हाथ पैर फूल गए, वो तो सबसे पहला इंसिडेंट था, बट बाद में जब डबिंग होने लगी, जब लंबे लंबे कैरेक्टर है, 4-5 लाइन के बाद आपको 40-50 लाइन्स बोलनी पड़ी, तो ऐसा कुछ चैलेंज आया क्या, यार ये तो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है यार, मेरा मन नहीं कर रहा है, या मज़ा आ रहा था? नहीं, मुझे उतना याद नहीं। हाँ, लेकिन बोरियत तो होती थी, ये खत्म नहीं हो रहा। क्योंकि एज अ चाइल्ड आपको खत्म करना है ना। अब बच्चे हैं तो आपको खत्म करके कुछ और करना है। खत्म नहीं हो रहा, ये खत्म नहीं हो रहा, ये खत्म नहीं हो रहा, ये तो फीलिंग जरूर आती थी। उस समय ऐसे लाइन गिनो, ये करो वगैरह नहीं था, या पता भी नहीं था, सब शुरुआती दौर था। लेकिन हमें पैम्पर बहुत किया जाता था। करेक्ट, कि क्या खाओगे, चलो ये खा लेते हैं, चलो वो कर लेते हैं। और प्रैक्टिस हो गई थी तो बहुत फास्ट जल्दी भी कर देते थे। जो भी था, वो हाई 8 सिस्टम था या बीटा था, उस पे काम बहुत तेज तेज हो जाता था। तो सामने वाले को बोरियत नहीं होती थी कि वो तो सोच रहे हैं अच्छा काम हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है। लेकिन इस तरफ हमें बोरियत होती थी कि जल्दी खत्म करो वाला। तो हाई 8 और बीटा सिस्टम ये रॉक एंड रोल के बाद वाला वर्जन था। बाद वाला है। तो हाई 8 और बीटा में रीटेक्स का चांसेस थे? सिंक नहीं, ट्रैक जो है ना, ट्रैक कम थे, उसमें भी कम थे, लेकिन जो 2 इंच रिकॉर्डर या किसी और सिस्टम से ज्यादा ट्रैक थे, तो आप एक साथ 4 ट्रैक कर सकते थे। लेकिन जैसे आपने अपनी लाइन बोली, उसके बाद ही मुझे अपनी लाइन बोलनी है। अगर आपके ऊपर मैं लाइन नहीं बोल सकती, फिर अगर रिकॉर्डिस्ट भी उतना होशियार होना चाहिए था कि उसे पंच भी उसी वक्त पे करना है। करेक्ट। अगर आपके लास्ट वर्ड पे कर दिया तो आपका लास्ट वर्ड उड़ गया, फिर उड़ जाएगा, आपको बुलाना ही पड़ेगा दोबारा कि आ जाओ, आपका उड़ गया है। तो अगर किसी और ट्रैक में गलती से पंच कर दिया उसने, 8 आई थिंक हाई 8 इसीलिए है कि 8 ट्रैक्स थे, आई थिंक यही है सिस्टम। तो ये था। तो गाइस देख रहे हैं आप लोग, एक्टिंग भी करनी है, आपको ध्यान भी देना है, टेक्निकली इसलिए पुराने जो आर्टिस्ट हैं जो शुरुआत से कर रहे हैं वो टेक्निकली बड़े स्ट्रांग हैं, है ना, उनको पता है कब कैसे कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर चलना है। अभी तो क्या है, कंप्यूटर चल रहा है ना, एक और लेते हैं, मज़ा नहीं आया, एक और लेते हैं। तब मेरे ख्याल से इतने ऑप्शंस नहीं होते थे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते जितने अभी होते। प्रिसिशन की कदर थी। करेक्ट। मतलब आप लोग इस चीज के लिए आपको रिस्पेक्ट करते थे कि आप सही चीज कर रहे हैं सही वक्त पे, इसीलिए आपकी कदर होती थी। तो लोग इसको जो सीख भी रहे थे वो भी इस सिस्टम पे सीख रहे थे ना। अब वो मैनुअल गाड़ी और ऑटोमेटिक गाड़ी वाला है, तो मैनुअल पे आपने सीखा है, तो आप ये भी कर रहे हैं, वो सब मोटर स्किल्स में आ गया है आपकी। करेक्ट। तो वो कहानी है यहाँ पर भी। वो तो फिर आप सेकंड नेचर हो गया कि आपको सिंक में बोलना है, वो सेकंड नेचर हो गया। आज भी आउट सिंक बोला नहीं जाता, करेक्ट, सिंक में ही आप बोलेंगे। फिर आज प्रिसिशन और बढ़ गया है क्योंकि फिर वो फ्रेम्स वाइज एडजस्ट करते हैं। पहले शायद आपको 4-5 फ्रेम के एडजस्टमेंट की कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन अब वो है। तो टेक्निक से ये हुआ है कि अगर आप सिंक में बोलेंगे तो आप 4 फ्रेम 5 फ्रेम एडजस्ट कर सकते हैं, जो पहले नहीं कर सकते थे। पहले वो फैसिलिटी लेकिन अब वही है कि इसीलिए 10 फ्रेम 12 फ्रेम लेट बोलने की आदत मत डालो गाइस, ये गलत है। तो बारबी किया आपने? बारबी भी की मैंने, है ना? यस। तो जो भी बारबी के फैंस रहे, करीबन मेरे ख्याल से
काफी साल शुरुआत में जब शुरुआत की काफी बारबीज तीन चार फिल्म्स आपने की हैं शायद ना, Yes, जो बिल्कुल। पहली जो इंडिया में रिलीज हुई है। यस। तो बारबी, जब आपको बोला बारबी का रोल करना है तो आपको कैसा लगा? ये अरे audition- मैं तो सोची थी बारबी का रोल करना है, मतलब ये क्या होगा? हाँ, फिर पता चला नहीं, वो बारबी की स्टोरी है, वो हाँ। फिल्म है। हाँ, तब तो मैं काफी बड़ी हो गई थी, हाँ, बट बहुत एक्साइटमेंट थी हाँ। कि ये करना है। और फिर मुझे पता चला कि लोग उसको पसंद करते हैं, लोग उसको देखते हैं। वो बहुत बाद में पता चला। करेक्ट। क्या बात है कैली? मैं सो नहीं सकती, बिस्तर में काफी उछाल है। बाद में क्या हुआ, जब ये दौर पूरा आ गया हम्म, एनिमेशन का, यानी छा गया पूरा, हम्म, तब दो पैरेलल दुनियाएं बन गई। एक हो गया एनिमेशन और इस तरह का ब्रॉडकास्ट मीडिया का काम, और एक हो गया एड की दुनिया। ओके। ये दो दुनियाएं बट गईं। अब बहुत कम आर्टिस्ट थे जो ओवरलैपिंग थे। दोनों जगह करते थे। हाँ, तो ये अलग दुनिया चल रही थी, ये अलग दुनिया चल रही थी। हम्म, इस दुनिया में ज्यादा लोगों की जरूरत थी, जो हम्म। ये इस तरह के एनिमेशन हो रहे थे, डॉक्यूमेंट्रीज डब हो रही थी, हम्म, क्योंकि आवाजों की भरमार थी। हम्म, इतने आर्टिस्ट चाहिए थे कि फिर इन्फ्लक्स होने लगा। हम्म। और उस तरफ क्या हुआ, वो वर्ल्ड पूरा एक, वो दुनिया सिमट गई। सिमट गई, लिमिटेड लोग ज्यादा थे। लोगों की जरूरत नहीं है। अगर आप रेपिटेटिव भी लग रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पर वो समस्या थी। क्योंकि अलग अलग कैरेक्टर के अलग अलग वॉइसेस चाहिए, ज्यादा correct। लोग चाहिए, और डिमांड कभी बढ़ कभी गई। क्योंकि ऑडिशंस बहुत प्रेवलेंट थे, हम्म, जरूरी नहीं है कि जो अवेलेबल आर्टिस्ट है वो हर रोल में फिट हो रहा है। करेक्ट। तो कोई एक्टर्स भी आते थे करने के लिए, उनको भी बुलाया जाने लगा कि आप भी करो। हम्म, तो ये चीज यहाँ पर होने लगी। वो चीज तो बहुत कम लोग थे जो दोनों चाहते थे। तो मेरे लिए तो एक्चुअली इतना गहराई से सोचा नहीं, मैं दोनों चीजें करती थी, वहां भी जाती थी, यहाँ भी जाती थी। हम्म, फिर कई सालों बाद मुझे पता चला कि अच्छा, एड के लिए लोग ये काम छोड़ रहे हैं। अच्छा। अरे मेरी एड आ गई तो मेरा वक्त बदल दो। हम्म, मेरा ये वो आज भी होता है। हम्म, मेरी एक एड आ गई है, मेरे 2 बजे की मेरी एड है, हम्म, तो मैं वो करके आऊंगा, 5 बजे आपके आऊंगा, मेरा टाइम जरा चेंज कर दो। मैं हमेशा सोचती थी कि उस दुनिया में ऐसा क्या है जो इस दुनिया में नहीं है। फिर मुझे पता चला कि वहां पर लोग शायद पैसे के लिए जाते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा पैसे कम वक्त में मिल जाता है। तो वो सोचते हैं यहाँ का तो काम है ही, यानी यहाँ तो मैं बुलाया ही जाऊंगा, हाँ, लेकिन वहां वो किसी और को बुला लेगा, करेक्ट। तो इसलिए मैं वो करके यहाँ पे आ जाऊं। तो प्रायोरिटी उसको ज्यादा देते हैं। हाँ, इस पे भी आएंगे हम, जब हम आपसे बात करेंगे एज ए प्रोड्यूसर, है ना? है ना, इस पे भी आएंगे हम। श्योर। लेकिन तब आप कंफ्यूज हो रही थी कि वहाँ ऐसा क्या है यार, ये जो यहाँ नहीं, मैं तो यहाँ कर रही हूँ, अच्छा हाँ, मजा आ मतलब रहा है मुझे तो ऐसा लगता था कि ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, ये तो ज्यादा और वो तो एक्साइटिंग है बल्कि। और वो तो आप करके आ चुकी थी, वो तो मैंने बचपन में सब करके छोड़ चुकी हूँ। हाँ, ये ज्यादा एक्साइटिंग दुनिया थी मेरे करेक्ट लिए, करेक्ट, कि क्योंकि यहाँ कुछ परफॉर्म अलग करने अलग। को भी ज्यादा मिल रहा था, और हाँ। अलग कैरेक्टर्स थे, चीजें। ऑब्वियसली एक आर्टिस्ट को, एक एक्टर को यहाँ ज्यादा मजा आएगा क्योंकि परफॉर्मेंस ज्यादा है। हरमाइनी कैसे किया आपने? गाइस, मेरे को भी ना बहुत बाद में पता चला कि मुझे लगा था कि परिज्ञा ने किया है, लेकिन फिर मुझे पता चला कि राशि जी ने किया। शुरू के तीन फिल्म्स में हैरी पॉटर की हरमाइनी की वॉइस राशि जी है। ये है लेविओसा, न कि लेविओसा। क्या बात है! तो कैसा, आप हैरी पॉटर के बारे में जानती थी पहले या कैसे था? हैरी पॉटर तो किताब ही थी बस, और वही था। फिर पता चला इस पे फिल्म बन रही है। हम वहां गए और पता चला कि ये डब करना है। हाँ। हैरी पॉटर डब करना है, तो पहले तो उत्सुकता ये थी कि यार फिल्म देख लो। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते ना कि फिल्म दिखाओ। हाँ। तो बस डबिंग शुरू हो गई। क्या बात है! तो उसमें हरमाइनी करना हरमाइनी है किया। और क्या बोलना है, और अगेन एली आंटी थी वहां। और इस पे वो लोग काफी डिस्कस करते थे कि ये क्यों विंगार्डियम लेवियोसा का क्या करना है, ये करना है, वो करना है। तो उस समय मैं सोचती थी कि कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये लोग, जल्दी बताओ ना क्या बोलना है। लेकिन अब समझ में आता है कि इतना टाइम वेस्ट नहीं है वो। वो आप एक आधार रख रहे हैं सोसाइटी के लिए, क्योंकि जिसको लोग देखेंगे और कई लोग उसको फॉलो करेंगे, तो आपको बहुत कॉन्शियसली और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये डिसीजन लेना है कि आपको क्या बुलवाना है। तो ये चीज है। तो राइटिंग उसकी शायद राजीव राज ने उन्होंने की थी ना, मुझे तो याद नहीं है। और अगर उन्होंने की भी होगी तो पता भी नहीं होगा कि उन्होंने की है। लेकिन राइटर्स मौजूद होते थे। हाँ।
स्टूडियोज में रहते थे और वो स्क्रिप्ट के साथ बैठते थे, क्योंकि अगर लाइनें बदलनी हैं तो तुरंत वो वहीं सजेस्ट करते थे कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी लाइन लेनी है। नहीं, अपनी बहुत अच्छी बात बोली कि अब वो तो 20 साल पहले से शुरू हुआ, 2001 या 2002 में पहली फिल्म आई थी, 2001-2 में, तो अभी 20-25 साल हो गए हैं। आधार रख दिया, आपने बिल्कुल सही बात बोली, और आज भी वो चीज़ सुन रहे हैं लोग, है ना। विंगार्डियम लेवियोसा का कुछ हिंदी वर्जन आप लोगों ने बनाया था, या चीज़ें, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, खासकर जो मीडिया में है या कुछ जो ओरिजिनल फिल्म बना रहे हैं, या हम जब उसको अडाप्ट कर रहे हैं, लोकलाइज कर रहे हैं। अब आपने इतने ज़बरदस्त कैरेक्टर किए हैं, हमने बात की उस पर, अब आपका इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम आगे बढ़ते हैं। आपने क्या कहते हैं डायरेक्शन शुरू किया अपनी कंपनी के अंदर ही, ऑडियो मैजिक। जिनको नहीं पता, वैसे आप लोगों को शायद पता होगा, लेकिन बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा कि राशि जी बहुत ही बेहतरीन वॉइस एक्टर तो हैं, साथ में बहुत ही अमेजिंग प्रोड्यूसर भी हैं और डायरेक्शन भी करती हैं। इन्होंने ऑडियो मैजिक की शुरुआत की शायद 10-12 साल पहले। हाँ, 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। बहुत सारे शोज़ लोकलाइज करते हैं, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन फिल्म्स, डिज्नी के लिए थिएट्रिकल। उसकी शुरुआत कैसे हुई, जो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की उससे जोड़ते हुए, कि क्या आपको लगा कि थोड़ा सा मेरे को चार्ज लेना चाहिए क्योंकि काम कैसा हो रहा है, मैं थोड़ा और अच्छा कर सकती हूँ? कैसे शुरुआत हुआ? तो जैसे जो चीज़ें मैंने स्ट्रगल एज एन आर्टिस्ट नहीं फेस की, वो मैंने एज अ वेंडर फेस की, अच्छा। क्योंकि फिर बहुत सी चीज़ों की रियलाइजेशन हुई। मतलब एक क्या कहते हैं, लाइफ केम फुल सर्कल, ये आप कह सकते हैं। तो जब आप वो स्ट्रगल किसी चीज़ के लिए नहीं करनी पड़ती ना, तो आपको उसकी इम्पोर्टेंस का भी, या जो आपके साथ में हो रहा है उस चीज़ के लिए आप क्या कहते हैं, ग्रैटिट्यूड भी आपको महसूस नहीं हो। ठीक है, तो वो मेरे साथ में एज एन आर्टिस्ट हुआ, क्योंकि मैं अवेलेबल थी, अच्छा कर रही थी, तो मेरे साथ में अच्छी अच्छी चीज़ें होती चली गई। तो मैंने कभी महसूस नहीं किया कि ये मेरे साथ में अच्छी चीज़ें हो रही हैं, इसके लिए मुझे थैंकफुल होना है, या कोई बहुत अच्छी चीज़, बड़ी बड़ी चीज़ें मैं कर रही हूँ जिससे मुझे ये कहना पड़े कि क्या बात, शुक्रिया। ये मुझे ऐसा अनुभव कभी नहीं आया। बस सही हो रहा था, चल रहा था, सही हो रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। फिर जब मैं इस तरफ आई, मैंने सोचा कि अब उस कुर्सी पे बैठ जाते हैं, अब डायरेक्टर वाली कुर्सी पे बैठते हैं, प्रोड्यूसर वाली कुर्सी पे बैठते हैं। जब ऑडियो मैजिक की शुरुआत हुई, जो मैंने और तरुण ने मिलके की, उससे पहले भी एक पेरेंट कंपनी थी जो मेरे फादर इन लॉ की थी, स्नेहा रिकॉर्डिंग। उसमें भी मैंने कई प्रोजेक्ट्स में डायरेक्शन किया था, क्योंकि वो कहते थे कि अगर तुम कर सकती हो तो कर दो, और मैं बैठती थी, कुछ लोगों को बताती थी कैसे करना है, क्या करना है। फिर जब कॉन्शियसली हमने ऑडियो मैजिक की शुरुआत की, उसमें जो भी पहले तो प्रोजेक्ट्स की बहुत जद्दोजहद थी, इतना ईजी नहीं था। करेक्ट। कि काम आपको मिल जाए। आप अच्छे आर्टिस्ट हैं, लेकिन क्या आप उतने ही अच्छे वेंडर या स्टूडियो प्रोड्यूसर हैं कि आप काम को संभाल सकते हैं? ये एक अलग चीज थी। करेक्ट। और फिर मुझे पता चला कि ये चीज मुझे नहीं आती, ये चीज मुझे सीखनी है। ओके। और सीखनी है, कोई क्लास नहीं है, आपको खुद ही लोग सिखा के जाएंगे। आपको खुद ही अपना एक वैल्यू बुक बनाना है, इसको मैं वैल्यू बुक कहूंगी। ओके। इसमें आप कहेंगे कि आप अपने वक्त की कदर कीजिए। हर बार मैं सबको यही कहती हूँ, आप जो वक्त दे रहे हैं ना किसी को, आप कहीं काम कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, उस वक्त की कदर कीजिए, क्योंकि आप अपनी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट पीस किसी को दे रहे हैं। करेक्ट। तो उस इंपॉर्टेंट पीस में आप क्या अचीव करेंगे और आप सामने वाले को क्या बेनिफिट कराएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। वेरी नाइस। कई लोग हैं वो बैठते हैं और चल रहा है, देख रहा हूं अभी मैं क्या कर रहा हूं। अरे भाई देखो मत, तुम्हारा टाइम जा रहा है इधर। आप शायद आप रियलाइज करेंगे कि आप शायद इतना वक्त कहीं ऐसी जगह बिता रहे हैं जो आपका घर भी नहीं है। करेक्ट। ऐसे लोगों के साथ जो आपके परिवार वाले नहीं हैं, सिर्फ आपके कलीग्स हैं या आप उनको जानते हैं। तो आपको उस टाइम को वैल्यूएबल बनाना है, अपने लिए भी और उनके लिए भी। और जिसने ये चीज सीख ली ना, वो ऐसा आगे बढ़ता चला जाएगा कि आप उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि फिर वो हर चीज में वैल्यू डालेगा। आप इससे पर्सनालिटी भी निखरती है, प्लस आपको ये पता चलता है कि आप किस काबिल हैं और किस हद तक जा सकते हैं। करेक्ट। तो
एज अ डायरेक्टर जब पहले पहले मैं बैठने लगी, मुझे बड़ी बोरियत होती थी यार कि एक ही फिल्म को 10 बार कैसे देखें। आपसे करा लिया, आपसे करा लिया, इनसे करा लिया, सबसे करा लिया, अब 16वीं बार भी देखना पड़ रहा है। फिर एक लास्ट में एक आदमी इंसिडेंटल वाला जा रहा है, उसको भी कराना पड़ रहा है, ये भी। और अब आर्टिस्ट की तरह आप उठ के चल तो नहीं जा सकते, चले तो नहीं जा सकते ना। काम हो गया जी, हाँ हाँ ओके, टाटा बाय बाय नमस्ते, आप चल दिए। पीछे क्या हो रहा है, आपको क्या पड़ी है। करेक्ट। उसके बाद में सारा समेटना भी है, सब ठीक करना है और फाइनल प्रोडक्ट देना है। और उसके बाद आपको इस उम्मीद के साथ देना है कि बंदे को काम सही लगे और वो आपको और काम दे। तो ये चीज सबसे पहले तो मैंने सीखा पेशेंस। उससे भी पहले मैंने सीखा था रिजेक्शन, कि आपको ना सुन के भी आगे बढ़ना आना चाहिए। और उस लड़की की बात करूंगा जिसने बचपन से एक्सेप्टेंस देखा है, सिर्फ स्टारडम ही देखी है। सिर्फ स्टारडम आप देखा। आज को तो मैं उसको स्टारडम ही कहूंगी। करेक्ट, वही तो मैंने बोला। हाँ, तो सिर्फ हाँ हाँ यही देखा है यही मैंने, देखा। वाह बढ़िया प्लीज वगैरह वगैरह। और फिर मैं उस दोराहे पे खड़ी थी या उस मकाम पे खड़ी थी जहां मुझे ये सारी चीजें करनी थी। करेक्ट। कि प्लीज मुझे काम दीजिए। तो मैंने बहुत सारा फेस किया है, रिजेक्शंस, लोगों का फोन नहीं उठाना, काम ना देना, फिर लगे रहना है, ये पता था। शुरुआती दौर में 8-10 साल पहले की बात है वो, मैंने राशि जी के लिए एक शो किया था, मेरी वॉइस अप्रूव हुई थी, रिक्स रेस्टोरेशन हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री के लिए, है ना। हमने भी बहुत अच्छे अच्छे शोज किए हैं। आप लोग को, काफ़ी लोगों को पसंद आया था वो शो अपना एंशिएंट एलियंस। एंशिएंट एलियंस के शुरुआती 30-40 एपिसोड शायद मैंने ही लिखे हैं, 100 से ऊपर एपिसोड। और क्या टाइट डेडलाइन पे। हाँ। जैसे आज लिख रहे हो कल रिकॉर्डिंग हो रही है, आज Correct. लिख रहे हो कल रिकॉर्डिंग। Correct. और सिंपल नहीं था वो सब्जेक्ट, सिंपल नहीं था, और हमने डिलीवर किया, बनाया, और लोगों ने उतना पसंद किया उसे। बहुत। इनफैक्ट अभी भी मैं कुछ शो लिख रहा हूँ, मतलब ओरिजिनल शोज डिस्कवरी के लिए या हिस्ट्री के लिए ऐसे शोज लिखता हूँ ना, तो उसका रेफरेंस आता है हमेशा कि वैसी राइटिंग चाहिए। अब हमने तो अडाप्ट किया था, आपने डब कराया था, लेकिन वो शो, उस शो पे काम करना 10-12 साल पहले जो हमने किया है, वो अपने आप में एक लर्निंग थी, प्रोसेस के थ्रू भी और कंटेंट भी। हम लोग हंसते भी थे। इन्होंने हर चीज जोड़ दी एलियन से, हमारे भगवानों को भी एलियन से जोड़ दिया, सब चीज एलियन से जोड़ दिया। इसमें भगवत गीता का भी रेफरेंस आ गया था, महाभारत का आ गया था, हनुमान जी, शिव जी, सब। बट वो शुरुआती दौर में से था। मैंने भी आपके साथ काफ़ी काम किया एज ए राइटर, एज ए वॉइस एक्टर। बड़ा मज़ा आता था उस समय। हाँ, फिर मैं ऐसा कहूँगा कि एज ए प्रोड्यूसर भी ना आपके 2 फेज थे, है ना। शुरुआत जब आप ऐसा बोल रहे थे कि आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, रिजेक्शन झेलना पड़ा, लेकिन फिर आपने बाउंस बैक किया। क्योंकि मैं बहुत दिनों तक हमने कुछ काम नहीं किया, मैं भी इधर उधर बिजी था। मैं एक दिन आपसे मिला, मैं गया स्टूडियो, मैंने बोला सब कुछ चेंज हो गया है ना। सब आपने स्टूडियो पूरा रिवैम्प किया, अच्छा सा बनाया, सब कुछ ऊपर नीचे थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, स्टूडियोज बढ़ा दिए। तो आपने मुझसे एक बात बोली थी कि यार अमित, हमने सोचा जैसे हम हैं तो हार नहीं माननी, मतलब डिग्रेड नहीं करना, हमने सोचा अपग्रेड करते हैं। खुद को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है, मतलब खुद को, अपने सिस्टम को, जहां हम काम कर रहे हैं। आपने मेरे से बात की थी, हमने सोचा अपग्रेड करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। काम है नहीं है वो मेरे को पता नहीं, लेकिन अब खुद को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है हमेशा। तो आपने वो अपग्रेडेशन किया, बिल्कुल, है ना। तो उस पे आते हैं, जब रिजेक्शन हुआ, चीजें हुई, फिर अपग्रेडेशन हुआ, कैसे हुआ, फिर आगे कैसा रहा। रिजेक्शन, उसके बाद से धीरे धीरे एक्सेप्टेंस, फिर काम मिलना, फिर पता है उस चीज के लिए बहुत ग्रैटिट्यूड महसूस होता था। जिस बंदे ने भी कंसिडर किया या सैंपल दिया करने के लिए या काम दिया करने के लिए, वो चीज ऐसा लगता था कि वाह। और फिर मुझे बड़ा मजा आने लगा एक चीज में, कास्टिंग में। अच्छा। मतलब एक पावर सी महसूस होने लगी कि कास्टिंग आपके हाथ में है। करेक्ट। आपको ये रोल में आपको किसे लेना है, आपको किसे लेना है, ये आप फिर उसमें ना मजा तो आ रहा था, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत महसूस होती। मैं उस पे आने वाला, जब आपने बोला ना पावर सी महसूस होने लगी, इसका मतलब एक वैसा मतलब नहीं निकालेंगे, इसका मतलब ये निकालेंगे कि अब मेरे हाथ में है कि इस कैरेक्टर के लिए बेस्ट सूटेबल कौन है। करेक्ट। क्योंकि आप कास्टिंग भी देख लेंगे, आपके यहाँ के शोज की भी कास्टिंग बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि बहुत सोच समझ के की जाती है, ऑडिशन बेस्ड रहती है चीज़ें वगैरह। तो उनका मतलब ये है कि अब मेरे हाथ में है कि इस कैरेक्टर का बेस्ट सूटेबल या जो जस्टिफाई करे वो मेरे हाथ में, मतलब मैं कर सकती हूँ, है ना। क्योंकि
ऐसे शोज आने लगे, ऐसे कंटेंट आने लगा? हाँ, बट उस समय सीमित था क्योंकि अच्छा। बजट भी सीमित था। करेक्ट। तो आप अगर सोचते कि मुझे किसी को लेना है हम्म। और आप नहीं ले सकते बिकॉज बजट इज लिमिटेड, तो Correct. आपको जो अवेलेबल हैं और जो जस्टिस कर सकते हैं करेक्ट उनके साथ में करेक्ट। आपको बजट फैक्टर बहुत यस इंपॉर्टेंट बहुत रहता है। इम्पोर्टेंट, उनके साथ में आपको काम करना था। यस। वो बुरे लोग नहीं थे, अच्छे आर्टिस्ट थे। तो कई अच्छे आर्टिस्ट इस दौरान मेरी नए लोगों से मुलाकात हुई, एक अलग एक रिश्ता शुरू हुआ कई लोगों के साथ। फिर ये प्रोसेस को एंजॉय करते करते ऐसा भी दौर आया जब हमें खाली बैठना पड़ा, काम अच्छा। नहीं रहा। तो उस वक्त पे हमने ये सोचा कि चलो ऑल्टरनेट कोई चीज शुरू करते हैं। फिर तरुण ने कहा कि नहीं, हम ना रेनोवेशन कर लेते हैं। तो हमारा ये कुछ ऐसा बन गया सिस्टम कि अगर स्टूडियो में खाली वक्त मिलता है ना, तो हम कुछ ना कुछ रेनोवेट कर लेते हैं, उसको अच्छा। सही कर देते हैं या अच्छा। अच्छा बना देते हैं या हाँ। चेंज कर देते हैं खुद के वही लिए। वही वही। जहाँ तुमने मैं कहा हाँ। कि नए स्टूडियोज वगैरह हाँ, वगैरह, वो इसी थॉट से आता है एक्चुअली हम्म। कि क्योंकि हमें ही सबसे ज्यादा वक्त वहां बिताना है। करेक्ट। दिन के कुछ 16-18 घंटे बीतते हैं स्टूडियो में, और तब तो कभी कभी 24-24 घंटे बीतते थे स्टूडियो में, मतलब घर नहीं जाते थे, लेट देर तक काम करते थे। तुमने कहा अपने लिए करो, दूसरों के लिए नहीं, कि आप ही अलग चीज देखो। तो चलो ये आज रेनोवेट कर दिया, आज यहाँ के कपड़े बदल दिए, कुर्सियां बदल दी, फर्नीचर चेंज कर दिया। तो ये सिलसिला हमारा चलता रहता था। बहुत बढ़िया है कि कोई आए तो उसे भी लगे कि वाह वाह ये सब बदल दिया Correct. आपने, नया नया लगे, खुद को Correct. भी नया लगे। करेक्ट। तो एक ट्रस्ट फैक्टर ये बिल्ड होता है कि अच्छा काम कर रहे हैं, जगह भी सही है, लोग भी सही है, तो एक पूरा पैकेज सही है। करेक्ट। इस हिसाब से जब हम मिले नहीं थे बहुत दिन, फिर अचानक तुमने कहा अरे ये तो पूरा बदल गया है। करेक्ट। तो ऐसा होता है। और ऐसा किसी को ऐसी फीलिंग आती है तो लगता है चलो अरे क्या आप तो वहीं के वहीं हैं, आप वैसी ही जगह पे बैठे हैं। मतलब अगर कोई बहुत दिनों बाद आए तो उसे ये लगे तो अब यहाँ से कहाँ जाना है, इतना चेंज तो मिले कम से कम। राइट राइट। तो आप डायरेक्शन करने लगे, डबिंग डायरेक्शन अपने शोज के रिगार्डिंग करने लगे। तो मैं अब थोड़ा प्रोसेस की बात करता हूँ। डबिंग डायरेक्शन में सबसे आपने कुछ अतरंगी या कुछ वियर्ड या ऐसी सिचुएशन कभी आई कि आपने किसी आर्टिस्ट को बोला होगा भाई ऐसे नहीं ऐसे करना है, या उसको एक जो आपको एक्सप्लेनेशन देना हो कोई कैरेक्टर के बारे में, कुछ ऐसे इंसिडेंट या कुछ ऐसी चीजें याद है? या वो एक्टर इंसिडेंट तो कह सकती हूँ, एक चीज थी चैलेंजिंग हो, जो बोरियत थी ना, उसको ओवरकम करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ये सोचा कि हर बार जब कोई एक्टर बैठा है ना, तो मैं ये सोचूंगी कि मैं वो प्ले कर रही हूँ। अच्छा। जो शायद मुझे मौका नहीं मिलता एज एन आर्टिस्ट। कैसे मिलता? एक फीमेल वाला, और जो हर आदमी टाइप कास्ट हो ही जाता है। इसकी वॉइस स्वीट है तो इसको स्वीट इनोसेंट वाले रोल दे दो। तो अब जब मैं कोई विलन करा रही हूँ, मेल है, वो तो जिंदगी में आपको नहीं मिल सकता। लेकिन फिर ऐसा लगता था चलो अब मैं ये बन जाती हूँ, अब फिर ये बन के बैठो। और आप अंदर बैठे हो आर्टिस्ट, तो आप भी हाँ बोलो सर ऐसा लेते हैं इसको, सर ऐसा करते हैं, ये करते हैं। फिर सामने वाले को भी मजा आ जाता था, क्योंकि इस तरह के इनपुट ना बहुत कम आते थे। कम आते हैं। तो फिर वो जो जोड़ी बनती थी ना, मजा आ जाता था। तब आप उस प्रोसेस को एंजॉय करने लगे? हाँ, मैं तो बहुत फिर एंजॉय करने लगी। एक चाहे कोई शो हो, एक हमने बाइकर्स वाला शो किया था जिसमें बहुत गालियां वालियां थी। अच्छा। तो मेरे लिए काफी मतलब उससे निकलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मुझे सामने वाले को बोल के बताना है कई बार। तो मैं सोच रही थी कैसे बोलूं, मैं तो कभी दी नहीं है गाली। फिर मैंने कहा चलो हो जाएगा अब। हाँ, तो फिर मैं जब बोलती थी ना, तो मैं बोलती थी कि ये ना ऐसे, ये अब गाली बोलेगा, ऐसे मैं अपनी शुरुआत करती थी। अच्छा मैं बोलूं? मैंने कहा सर बोल दीजिए। चलेगा? मैंने कहा सर चलेगा ना, बोल दीजिए आप। ऐसे ऐसे करके हल्के से बोल देती थी। तो सामने वाला भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता था, चलो इसने बोल दिया, अब मैं भी बोल देता हूँ। तो इस हिसाब से हमने बहुत सारा अलग अलग काम किया। और आई थिंक मेरे लिए ये था कि मैं बोल के बता सकती थी कि आपको ये बोलना है। क्योंकि आप एक अच्छी एक्टर भी रही हैं, वॉइस देती आई हैं, तो आप उस कैरेक्टर को समझ के डिलीवर कर देती थी, उससे हेल्प भी हो जाती थी वॉइस आर्टिस्ट को जो कर रहा है। बिल्कुल। तो इसी प्रोसेस में कोई ऐसा आपको आपने इतने लोगों को डायरेक्ट किया, तो कोई ऐसा आर्टिस्ट आप याद कर सकती हैं जो आपको परफेक्ट टेक देता हो हर बार जब भी आप डायरेक्शन में बैठती थी? मुझे तो संकेत ही याद आ रहा है। संकेत मात्रे। हाँ। संकेत के साथ में बैठती थी तो
कभी कुछ बोलना नहीं पड़ता था, शायद ही कुछ ब्रीफ दिया हो या मैंने कहा हो कि ये है, क्योंकि वो कैरेक्टर पकड़ लेता था, शुरू हो जाता था। अगर कुछ अलग रोकना है तो मैं कहती थी इस तरह ट्राई करना है या ये बोलना है, ऐसे बोलना है, तो हमारा वैसे निकल जाता था काम। संकेत के साथ एक शो किया था ना आपने, वाइकिंग्स। हाँ, वो तुमने लिखा था। उसके वही इसलिए मेरे को याद आया, वो 3 सीजन रैग्नार के। लॉथब्रोक, हाँ, रैग्नार लॉथब्रोक संकेत ने किया था वहाँ पे। यस। हाँ। संकेत ने काफी शोज किए थे उस वक्त, और रेगुलर हम काम किया करते थे एक दूसरे के साथ। इस पे बात हो रही है ना, डबिंग डायरेक्शन में एज ए प्रोड्यूसर बात हो रही है, कास्टिंग की आपने बात की जिस पे हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया। कुछ और मैं पूछना चाहता हूँ कि अक्सर ऐसा बोला जाता है कि जब एक यूनिट है, एक वेंडर है या एक प्रोड्यूसर है, तो बहुत उसके आर्टिस्ट सीमित होते हैं, लिमिटेड होते हैं, ये नए लोगों को ट्राई नहीं कर रहे हैं। ऐसा आपने कभी फेस किया है या ऐसा हाँ, होता है क्या? बहुत फेस किया है। लोग कहते हैं कि हम जल्दी से किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं देते, अच्छा। या जल्दी से किसी को ट्राई नहीं करना चाहते। ऐसा कुछ है नहीं, ट्राई तो सभी लोगों को करना चाहते हैं। लेकिन बात यह है कि जब आप किसी को, इसमें ना कई कैटेगरीज हैं। एक ऐसे एक्टर की कैटेगरी है जो बहुत अच्छे एक्टर हैं, बट उनको लगता है हम उन्हें नहीं बुलाते। और कुछ नए लोग हैं जिनको लगता है कि हमारा मौका नहीं लग रहा। या ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम रोल तो कर रहे हैं लेकिन हम मेन रोल नहीं कर रहे। सबका अपना रोना है, हर एक का अपना अपना है दुख कि है? हाँ, सब हर बार सब मुझे दुखी नजर आते हैं मैक्सिमम। तो ऐसा कुछ है नहीं ऐसा कि कुछ है ये नहीं नहीं। करना, वो नहीं करना, वो हाँ। नहीं करना। कुछ एस्टैब्लिश्ड रोल नाम की भी चीज होती है कि एक एक्टर को एक आवाज में लोगों को सुनने की आदत पड़ गई है, ठीक है। तो वो उसी आवाज में उसको मान पाते हैं, समझ पाते हैं, या कन्विंस हो पाते हैं अगर वो डब करता है। तो इन दैट केस देन वी टेंड टू गो विद दैट पर्टिकुलर एक्टर। हम उसको कॉन्टेस्ट नहीं करते। तो अगर मुझे किसी एक को लेना है एक्टर, उसको उसमें कास्ट करना है, बट क्योंकि उस आवाज को, उस कैरेक्टर को, उस एक्टर को किसी और ने कहीं और निभाया है और वो कन्विक्शन के साथ निभाया है, लोगों को पसंद आया है, तो देन वी डोंट वांट टू चेंज। हम कोशिश करते हैं कि उन्हीं को रखें। कई बार क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि आप मत बदलो। मैं उसी पे आ रहा था कि कभी कभी कास्टिंग एंड ऑल क्लाइंट पे भी डिपेंडेंट हो जाते हैं आप लोग, है ना? आप तो अपने हिसाब से 4-5 वॉइसेस अपने हिसाब से भी चुन लेते हो, बिल्कुल, लेकिन अल्टीमेटली जो फाइनल है वो क्लाइंट ही करता है। यस, तो अगर वो उनकी कोई रिक्वायरमेंट है तो वी गो विद दैट। फिर कभी कभी ऐसा लगता है, मुझे शायद एज अ कास्टिंग डायरेक्टर ये लगता है कि गलत कास्टिंग है, लेकिन फिर चैलेंज ये है कि जब आप उनके साथ काम कर रहे हो उस रोल के लिए, तो आपको डबल एफर्ट लेना है, ये देखने के लिए कि सही हो जाए ये चीज। करेक्ट। एक चीज है ना इसमें डबिंग में, अमित, मैं कहना चाहूंगी कि हम जनरली वेस्ट की डबिंग करते हैं। राइट। जो शोज वेस्ट वर्ल्ड में है उसकी डबिंग होती है ज्यादा। जैसे साउथ टू हिंदी अलग कहानी है, ठीक है। तमिल, तेलुगु या कन्नड़, मलयालम से फिल्म हम हिंदी में कर रहे हैं, वो एक अलग कहानी है। इसमें आ गए सारे एशियंस, इंडियंस, ये जापानीज कर रहे हो आप, एशियंस, फिर आप कोरियन कर रहे हो, अगेन एशिया वाला शो है। लेकिन आप मैक्सिमम कंटेंट क्या कर रहे हो? आप इंग्लिश, स्पेनिश, इटालियन, इस सब में ना एक तरह के लोग हैं उसमें। तो एक चीज है जो मैं सभी से कहती हूँ कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन हिंदी डबिंग इज वेरी वेरी रेलिवेंट, यानी बहुत रेलिवेंट चीज है ये। आप इंग्लिश वर्ड्स को इंग्लिश की तरह प्रोनाउंस नहीं करेंगे ना, तो वो अलग लगता है। करेक्ट। वो एक्सेंट आपका कहीं नहीं आना चाहिए। इंग्लिश वर्ड जब आप बोल रहे हैं अपने सेंटेंस में, तो वो बह जाना चाहिए। अगर आप उसको अलग से प्रोनाउंस करेंगे और वो स्टैंड आउट होगा, तो आपकी आवाज एक तरह की लगेगी। जब एक तरह की लगेगी तो आप हर तरह पे नहीं बैठेंगे। ये एक छोटी सी चीज है जो कई लोग नहीं रियलाइज करते। करेक्ट। कई लोग बहुत अलग तरह से एनिमेटेड बोलते हैं, या तुम कहाँ जा रहे हो, इस तरह की चीजें बोलते हैं। एक उनका लहजा है बोलने का, उन्हें नहीं पता, लेकिन ये हो गया है उनके साथ में, और शायद ही किसी ने बताया होगा कि आप इस तरह से बोल रहे हो। फिर कई लोग जब वो कुछ इंग्लिश वर्ड्स प्रोनाउंस करते हैं तो तुरंत समझ में आ जाता है कि इनकी इंग्लिश बोली साफ नहीं है, स्ट्रगल है। हाँ, तो उसमें ना आप
फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि Correct. आप कई चीजें आपको मिल जाएंगी करने के लिए. करेक्ट, आपने बिल्कुल सही बात बोली क्योंकि हम इंग्लिश के शो कंटेंट को हम हिंदी में कर रहे हैं Yes. और कहीं ना कहीं हमें बहुत फ्लॉलेसली फ्लुएंटली हिंदी के डायलॉग्स में इंग्लिश के शब्द बोलने पड़ते हैं, कभी Yes. कभी पूरा एक साथ बोलना पड़ता है क्योंकि बिल्कुल. प्राइमरीली अगर मैं हिंदी डब्स की बात करूँ तो उसमें हैं ऐसे चीज़ें, ऐसे डायलॉग्स हैं, ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर हमको इंग्लिश के सेंटेंसेस या इंग्लिश के वर्ड्स हिंदी के साथ बोलने पड़ते हैं. बिल्कुल. तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, आप कितने अच्छे डबिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, है हाँ, ना? आपका मदर टंग इन्फ्लुएंस अगर कहीं आ रहा है बीच में, हम्म, तो फिर आप एक सीमित दायरे का काम ही कर पाएंगे. करेक्ट. आपको सिर्फ उन्हीं रोल्स में कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप डब कर रहे हैं तो वो कैरेक्टर बिलीवेबल लगना चाहिए. राइट. एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सूटेड बूटेड आदमी जो बहुत सोफिस्टिकेटेड रोल में है, उसमें अगर आप ये मदर टंग इन्फ्लुएंस लाएंगे तो वो कैरेक्टर अच्छा नहीं लगेगा. करेक्ट. फिर आपको उन रोल्स के लिए नहीं कंसिडर किया जाएगा. अगर सामने वाले के पास में ऑप्शन है आपको नहीं कंसिडर करने का, तो नहीं आपको कंसिडर किया जाएगा. और अगर आपके साथ में ये बार बार हो रहा है ना, तो आपको सोचना चाहिए ये मेरे साथ में क्यों हो रहा है. तो इसके लिए आपके पास क्या एक रेमेडी, तो क्या बोलूंगा, मतलब एक क्या कोई आप सजेशन? पूछता है तो मैं यही कहती हूँ कि प्लीज पॉलिश योर इंग्लिश स्किल्स एंड डेफिनेटली लर्न टू स्पीक इंग्लिश द राइट वे. आपको सही, हर लैंग्वेज को सही बोलना आना चाहिए. व्हेन यू आर Correct. स्पीकिंग हिंदी, तो हिंदी का भी सही होना चाहिए. ये नहीं कि हिंदी में भी एक्सेंट आ रहा है. हिंदी में कोई एक्सेंट आ रहा है, साउथ इंडियन एक्सेंट आ रहा है, बंगाली एक्सेंट आ रहा है, मराठी एक्सेंट आ रहा है, ये नहीं चलेगा. फिर वहां भी बात खराब हो जाएगी. फिर आप एक तरह के लगेंगे अगेन. तो जब आप बोल रहे हैं कोई लैंग्वेज, तो पकड़ना मुश्किल होना चाहिए कि आप कहाँ से हैं. करेक्ट. दैट इज योर मास्टरी ओवर लैंग्वेज. वो आपको आ गया ना, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता. बिकॉज अल्टीमेटली आप वॉइस का काम कर रहे हैं, करेक्ट, मैं वही बोला था, अल्टीमेटली ऑडियो है. तो आप चाहे जितना भी अपने ऊपर काम करें, ऑडियो अगर आपने ये रीडिंग स्किल अलग है, स्किल कई चीजों की है. फ्लॉलेसली पढ़ना, फिर उस लैंग्वेज को फ्लॉलेसली समझना. अगर आप उस लैंग्वेज में नहीं सोच पा रहे हैं, अगर आपके माइंड को ट्रांसलेट करना पड़ रहा है ना, तो फिर तो मामला गड़बड़ है. ये गड़बड़ है. तो क्या ये सब चीज़ें, ये नॉलेज या ये स्किल्स एक्वायर करने के लिए आपको लगता है कि ट्रेनिंग, वॉइस ट्रेनिंग एक अच्छा टूल है या करनी चाहिए? तो वॉइस ट्रेनिंग, मुझे तो बहुत सालों तक ये लगता था कि ये तो कला सिखाई नहीं जा सकती. ओके. आपके पास ये चीज होनी चाहिए, या तो आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. ओके. अपने करियर स्पैन में मैंने कई लोगों से मुलाकात की है जो बिना किसी ट्रेनिंग के यहाँ आ गए और अच्छा कर रहे हैं. दे आर डूइंग वेरी वेल. यानी आप उनसे पूछ सकते हैं, वो कहेंगे कि हाँ कुछ नहीं, बस ऐसे ही शुरू कर लिया. तो इसका मतलब इनबॉर्न प्रतिभा है, इनबॉर्न कला है, उन्होंने उसको निखारा है अलग अलग जगह करके काम. और लेकिन कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि नहीं, थोड़ी ट्रेनिंग हो जाए, कुछ पता चल जाए, तो फिर कोई हर्ज नहीं है. पहले मुझे लगता था कि क्या ट्रेन करेंगे, क्या सिखा पाएंगे, कैसे कर पाएंगे. फिर मैं सोचा नहीं, अगर, क्योंकि क्या है, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, कई लोग ना इस प्रोफेशन से अब अट्रैक्टेड हैं. करेक्ट. इसको अपना प्रोफेशन बनाना चाह रहे हैं, फुल टाइम करियर बनाना चाह रहे हैं. हाँ, वो सोच रहे हैं कॉन्शियसली, इवन द यंगर जनरेशन, की मुझे यही काम करना है, मुझे एक डबिंग आर्टिस्ट बनना है, मुझे एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है. तो जब कोई इतना बड़ा फैसला करता है और सोचता है कि मैं कुछ कर लूं, मैं कुछ सीख लूं, इसमें कई लोग मुंबई के बाहर से भी आते हैं. करेक्ट. यहाँ बसते हैं, इस चीज को करना चाहते हैं. तो फिर मुझे लगता है कि चलो गाइडेंस जरूरी है. आप गाइड करो इन लोगों को. करेक्ट. आप इनको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सिखाओ, बेसिक्स अबाउट एवरीथिंग. फिर आप इनको स्टूडियो एक्सपोजर दो, फिर आप इनको मौके भी दो कि आप ये काम करो. बहुत अमेजिंग बात कही आपने, और इसी थॉट को लेकर आपने एक इनिशिएटिव लिया है ऑडियो मैजिक गुरुकुल के नाम से. करेक्ट. क्या है वो, जरा बताइए. और उसके पीछे थोड़ा तो आपने बताया, लेकिन और थोड़ा डिटेल में थोड़ा सा बात करते हैं. तो काफी लोग कहते थे कि आप इसको सिखाइए. मैं कहती थी कैसे सिखाएंगे, सिखाना बहुत मुश्किल है. लेकिन फिर कई लोग फोन करते हैं कहाँ का से और कहते हैं कि मुझे ये काम करना है, आपके यहाँ काम मिलेगा. तो फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सी महसूस होती है. फिर मैं हमेशा पूछती हूँ कि तुम कितने साल के हो और क्या पढ़ रहे हो. तो नहीं आना अभी यहाँ, ऐसे नहीं आना, अपनी पढ़ाई पूरी करो. और क्या माँ बाप को पता है आपने फोन किया है? तो इस तरह के क्वेश्चन मैं तो पूछती हूँ.
तो मुझे तरुण ने कहा भी तुम टीचर क्यों बन जाती हो जब कोई फोन करता है। नहीं, मैंने नहीं, कहा अच्छी नहीं, बात एक है। जिम्मेदारी नहीं, से बिल्कुल, महसूस होती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी को कह दो कि आ जाओ, यहाँ पर बहुत सारा काम है, पता चला कोई सही में आ गया और उसके साथ कुछ सही नहीं हुआ। तो ये चीज है कि अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं तो सबसे पहले तो आपसे मिलेंगे, आपको समझेंगे कि आप क्या हैं, कहाँ से आना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं और आपकी क्या एम्बिशंस हैं। इस दौरान हम लोग तो हमने ऑडियो मैजिक गुरुकुल का सोचा, जहाँ पर बहुत हम बढ़िया। डिफरेंट क्राफ्ट अलग अलग सिखा सकते हैं। राइटिंग किसी को करनी है, अब Okay. सिखाना क्या है, राइटिंग क्या है आपको, तो यू आर ऑलरेडी अ राइटर। इसमें क्या सिखाएंगे आप, टेक्निक सिखा सकते हैं कि इस टेक्निक से आप इसको कीजिए तो ये आपको शायद आप एक जगह पहुंच जाएंगे। अप्रोच बता सकते हैं। Yes. अप्रोच के साथ कि आप उसको किस थॉट से आपको सोचना है। Correct. आप कुछ भी नहीं लिख सकते और कुछ भी क्यों नहीं लिख सकते, और एक दायरे में लिखना है आपको, लंबी लंबी लाइनें आप नहीं लिख सकते। करेक्ट। तो जो टेक्निकल चीजें हैं वो हम Technicalities. बता सकते हैं। फिर जिसमें प्रतिभा है वो अच्छा कर ही लेगा। कर ही लेगा। सिमिलर थिंग फॉर डायरेक्शन, सिमिलर थिंग फॉर वॉइसिंग। तो हमने ये सोचा कि एटलीस्ट टेक्निक तो बता दें कि स्टूडियो में अगर आप जाएंगे तो आपको क्या करना है, कौन से वो कॉमन शब्द हैं जो आपको सुनाई पड़ेंगे। फिर थियोरी सेशन में ये सारी चीजें समझाई जाएंगी। उसके बाद में आपको स्टूडियो में बुलाएंगे, आपको एक प्रैक्टिकल ऑडिशन सेशन देंगे, उसके बाद आपको डबिंग की अपॉर्चुनिटी भी देंगे। ओके। आप 3 बार आके हमारे साथ में डब भी करेंगे तो आपको समझ में आएगा। उन 3 मौकों पे आपको अलग अलग फीडबैक मिलेगा, क्योंकि जरूरी नहीं आप हर बार एक ही डायरेक्टर के साथ काम करें। तो 3 अलग लोगों के साथ में आप काम करेंगे, फिर करेक्शन के प्रोसेस से गुजरेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप इस काम के लिए हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो कहाँ कहाँ आपको काम करना है अपने ऊपर। बहुत तो बढ़िया। मुझे ऐसा लगता है कि मौका मिलना चाहिए, क्योंकि इतने लोग अब इंटरेस्टेड हैं, स्पेशली क्योंकि अब डबिंग आर्टिस्ट को क्रेडिट मिलता है। अब हर बंदे को क्रेडिट मिलता है, स्टूडियो को क्रेडिट मिलता है। नेटफ्लिक्स के बाद आप दिखा सकते हैं शो के बाद Amazon का शो, तो आपको पता चलता है कि अच्छा इस स्टूडियो ने काम किया, अच्छा ये इसकी वॉइस है। फिर सोशल मीडिया पर भी लोग आजकल एडवर्टाइज करते बिल्कुल। हैं कि हमने ये किया, हमने ये किया है। नहीं, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि मौका मिलना चाहिए। और मैं भी बहुत इसके फेवर में नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा वॉइस ट्रेनिंग करनी चाहिए, ये करना चाहिए। पहले अपने आप पे काम कीजिए, उसके बाद अच्छे वॉइस ट्रेनर के साथ आप कीजिए। बट अब जैसे आपने बोला कि आप खुद सिखाएंगे, उसके बाद आप मौके भी देंगे, करेक्ट। उसको मौका मिलेगा। मौका मिलने के बाद उसको प्रूव तो अपने आप को करना ही पड़ेगा बिल्कुल माइक के सामने। बिल्कुल। एक नहीं, 2 नहीं, 3 मौके की बात कर रहे हैं आप। तो मेरे ख्याल से एक सही ट्रेनर चुनना भी बहुत ज़रूरी है यस। कि तो वो चुनाव कैसे करें हम। चलो ठीक है, ऑडियो मैजिक गुरुकुल एक स्पेस है, बट हो सकता है किसी का एक्सेस ना हो यहाँ पर, लेकिन एक सही टीचर हो सकता है कोई दूसरे शहर में हो, यहाँ ना आ पाए, या ऑनलाइन क्लासेस आपकी नहीं है। तो अगर कोई अपने स्किल्स को किस तरीके से ट्रेन करे, आपको क्या लगता है कैसे हो सही टीचर या सही ट्रेनर कैसे ढूंढें? तो बेसिकली तो आप खुद ही अपने ट्रेनर बन जाइए। Okay. सबसे पहले जो भी आप कर रहे हैं, अब इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ाई लिखाई छोड़ के कुछ, जैसे आप मेडिकल की तैयारी तो कर नहीं रहे, करेक्ट। ये वो प्रोफेशन नहीं नहीं है है। जहां आपको घंटों पढ़ना है फिर याद रखना है। हाँ, लेकिन आपको पढ़ना जरूर है, पढ़ना है, पढ़ना बहुत Reading. जरूर, पढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ। आपकी रीडिंग स्किल्स क्या है, इंग्लिश रीडिंग, हिंदी रीडिंग, क्या आप उतने फ्लुएंटली बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश स्विच कर स्विच पाते कर रहे हैं कि नहीं? आजकल कई बच्चे हिंदी फॉन्ट ही नहीं पढ़ पाते, ये भी देखा गया है कि उनको हिंदी भी इंग्लिश में चाहिए। ये क्या बात हुई, आप Correct. हिंदी डबिंग करना चाहते हैं और आपको हिंदी फॉन्ट ही नहीं पढ़ना है, ये तो गलत है। अगर आपको नहीं आता तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप सीख सकते हैं सीखिए। उसको। करेक्ट। और जो भी आपकी मदर टंग है उसको भी पॉलिश कीजिए, बिकॉज जब आप आएंगे तो हो सकता है आपको उसमें भी काम मिल जाए। करेक्ट। तो अपनी मदर टंग से भी मत भागिए, उसमें पढ़ाई लिखाई सीख लीजिए। आपको नहीं आता अगर, तो अभी भी मौका है, सीख लो। और आराम से आप ये कर सकते हैं अपनी दूसरी पढ़ाई जारी रखते हुए। अगर मैं स्पेशली उन लोगों की बात करूंगी जो इसको प्रोफेशन बनाना चाहते हैं और मुंबई शिफ्ट होने वाले हैं, तो टू फॉल बैक अपॉन आपको फाइनेंसेस तो चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रगल है, आपको अपने आप को एस्टैब्लिश करना है और पेशेंस के साथ हार नहीं माननी। तो आपको डेफिनेटली, आपने आइडेंटिफाई कर लिया मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मेरी बहुत अच्छी आवाज़ है, मैं ये चीज़ें हो जाएंगी, ड्रामा भी मैं थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। तो हर तरह के आर्टिस्ट के लिए हर तरह का काम है, आप हर तरह का काम कर सकते हैं।
बस वो वक्त और मौके की बात है। मौके की बात है। और आप कितना तैयार हैं उसकी बात भी है, उसकी बात क्योंकि भी अगला है। क्वेश्चन मेरा यही है कि ट्रेनिंग कर ली, मान लो किसी ने ऑडियो मैजिक गुरुकुल से ट्रेनिंग कर ली, बिल्कुल, है ना, उसकी ये गारंटी है कि वो एक स्टैब्लिश वॉइस आर्टिस्ट बन जाएगा? उसकी कोई गारंटी नहीं है। करेक्ट, क्योंकि क्योंकि अल्टीमेटली आपको खुद पे काम करना ही पड़ेगा। यस, अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं वो वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट, आपने 1 चांस दिया, 2 चांस दिया, 3 चांस दिया, और ये ऐसा नहीं कि स्विच हो गया मेरे को, मैं आर्टिस्ट बन गया। तो जो आपने मेरे ख्याल से बोला कि आप खुद पे काम कीजिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है एक अपनी कला को फाइन ट्यून करने का, कि आप ऐसे इस तरीके की ट्रेनिंग स्कूल्स या ट्रेनिंग लीजिए जहाँ पर आपको मौके भी मिल रहे हैं हाँ, अपने कम आप को से कम प्रूव मौका करने तो मिल रहा है वही आपको। वही वो मेरे को सबसे अच्छी बात लगी, क्योंकि बीच में मैंने भी कुछ क्लासेस ली थी। मैं 1 दिन का सेशन लेता था, क्योंकि मैं एक्टिंग पे फोकस कर रहा था कि सिर्फ जो एक्टर होगा ना वही काम कर सकता है। करेक्ट, है ये ना? भी है। है ना? वो तो कर ही सकता है, मतलब हाँ, पक्का। करेक्ट। और उसके बाद मैंने बोला अपने पैसे वेस्ट मत करो, और अगर तुमको सीखना है तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा कहाँ कर सकते हो। तो अगर अभी मेरे पास कोई आएगा तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि ऑडियो मैजिक गुरुकुल में जाइए। क्या बात है, है ना? थैंक्स। क्योंकि वहां पर क्या है कि जैसा आपने मेरे को बताया, अपना प्लान हम बात भी कर रहे थे, मौका आपको ज़रूर मिलेगा। आप पे टैलेंट होगा, यू विल क्रैक इट एंड यू विल कंटिन्यू विद दैट, है ना? एब्सोल्युटली। और अगर हो सकता है ट्रेनिंग के बाद 1-2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद नहीं हुआ, लेकिन आपको वहाँ पता चल जाएगा आपको क्या काम करना है, तो हफ्ते, 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने के बाद आप दोबारा आइए, यस, है ना? कि अपने पे काम करके आइए, क्योंकि 1 दिन 2 दिन का प्रोसेस नहीं है ये। तो जैसे आप मेरे सामने बैठी हैं 30-35 साल के प्रोसेस के बाद, है ना? तो वही है, बिल्कुल ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। प्रोसेस कंटिन्यूअस है। जैसे 3 बार आपने हमारे साथ में कर लिया, फिर आपको ये नहीं सोचना है कि यहीं पे रुक जाना है। आपको जो मिल रहा है वो करते जाना है, वो प्रैक्टिस है। हर रिकॉर्डिंग पे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, करेक्ट। लोगों के बारे में, अपने खुद के बारे में, या अपनी एक्टिंग के बारे में, या हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। करते 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 मैं तो ये कहती हूँ, जितना आप स्टूडियो में नजर आएंगे उतना आपको काम मिलेगा, जहां जहां आप नजर आएंगे। राइट। जरूरी है कि आप, और फॉलो अप भी जरूरी है। कभी कोई कहता है हमने आपको मैसेज किया था, आपने कोई जवाब नहीं दिया। चलो जवाब नहीं आया, लेकिन आप दोबारा भी तो पूछ सकते हैं। तीसरी बार पूछिए, चौथी बार पूछिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। नहीं है। कई एक्टर्स कहते हैं कि हमें एक ही तरह का काम मिलता है। अगर वो अपना नया काम भेजते हैं तो ऐसा देख के कभी कभी लगता है कि अरे ये रोल भी है, अच्छा इसमें भी हम कंसिडर कर सकते हैं, करेक्ट। ये भी वॉइस रेंज है। कई बार ये सब देखने का मौका ही नहीं मिलता, तो अपने बारे में बताने में क्या हर्ज है, फॉलो अप करने में क्या हर्ज है। करेक्ट। मुझे ये लगता है कि हमने एज अ प्रोड्यूसर काम लेने के लिए जो फॉलो अप्स किए, या जो एक तरह की स्ट्रगल भरी जर्नी रही, तो उसमें है, मतलब आपको फल मिलेगा अगर आप सही काम कर रहे हैं, सही जगह, सही वक्त पर हैं। तो वो इसीलिए मैं रिलेट कर पाती हूँ कि पेशेंस होना चाहिए, फिर डेफिनेटली हार्ड वर्क है, मौका मिले तो फिर आप प्रूव करो अपने आप को। और कभी कभी ये भी हो सकता है कि वो गलत हो जाए, पर जरूरी नहीं है, फिर से शुरू करो। करेक्ट। लाइफ वहां पर खत्म थोड़ी होती है, बिल्कुल खत्म नहीं हो रही, आप कंटिन्यू रखिए, निरंतर लगे रहिए। रिलेंटलेस एफर्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी स्टेज। एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, जो काफी लोगों का होगा, जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे रेफरेंस से वहां चले जाना, या उनको मेरा नाम ले लेना। करेक्ट। एक नया बच्चा जो आया है मुंबई, आ गया मुंबई मान लो, या मुंबई नहीं आया, आने वाला, उसको तो आपने जवाब दे दिया, अपने पे काम करो, एक फाइनेंशियल बैकअप लेके आओ। बट किसी को नहीं पता है कैसे करना है, कहाँ से शुरू करना है। हाँ। तो एज ए ओनर ऑफ ऑडियो मैजिक, एज ए प्रोड्यूसर, जो आप इतने सारे लोगों को काम दे रहे हो, है ना, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, आप उन लोगों को कैसे, आप क्या बोलोगे कि वो कैसे बढ़ सकते हैं इसमें आगे, जिनका कुछ जान पहचान नहीं है, हो सकता है इंटरनेट के थ्रू आए या सोशल मीडिया के थ्रू आए, उनके लिए क्या स्कोप है? अब वो आ गए हैं तो सबसे पहले तो कुछ सोच कर आए होंगे। करेक्ट। कि मैं यहाँ रहूंगी या रहूंगा, और मैं ये चीजें करूंगी या करूंगा। सोशल मीडिया पे कई हाउसेस के नंबर्स अवेलेबल हैं, जो ये डबिंग प्रोड्यूसर्स हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स अवेलेबल हैं, या कोई ऐसे रिकॉर्डिस्ट हैं, या ऑपरेशंस वाले हैं, या डायरेक्टर्स हैं जो किसी स्टूडियो के साथ जुड़े हैं। तो हर एक के से एक मैसेज भेजने में कोई हर्ज नहीं है, फोन करने में हर्ज नहीं है। जब आप इतनी बड़ी हिम्मत करके आ ही गए हैं, तो ना सुनने की हिम्मत रखो। ना सुनने की हिम्मत, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो कहेगा बाद में फोन करो। करेक्ट। या वो ये कहेगा अभी मैं बिजी हूँ, या वो कहेगा बाद में कॉल करो। क्या है उसमें? आप आ ही गए हैं तो ये करते रहिए। करते रहिए। कोई तो कहेगा हाँ बोलो। करेक्ट।
कहाँ से आए हो, क्या करना है, कैसे करना है। करेक्ट। कई लोगों का पता है ये भी फोन आता है कि डबिंग आर्टिस्ट की नौकरी है आपके यहाँ, तो उन्हें ये भी नहीं पता कि ये कोई नौकरी नहीं है। अब नौकरी आगे नहीं। हो जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन आगे तो कुछ भी हो सकता है। करेक्ट। तो लेकिन फिर मैं कहती हूँ ये नौकरी नहीं है, किसने हाँ। बताया आपको यहाँ कोई नौकरी होती है ऐसी। हाँ, तो मैं इसलिए बात करती हूँ, हाँ, क्या देख लेती हूँ कि मैं फिर अपने उस टाइम को रिलेट करती हूँ हाँ, कि जब मैंने किसी को कॉल किया था हम्म, और किसी ने बात नहीं की तब कैसा लगा, या फिर मैं उस चीज से भी रिलेट करती हूँ कि अगर किसी ने कहा कि वक्त नहीं है बाद में मिलते हैं, तो वो भी जेन्युइन था, क्योंकि वाकई उस बंदे के पास वक्त नहीं था। जिस दौर से अब मैं गुजरती हूँ कि मैं कुछ कर रही हूँ और किसी का फोन आ रहा है कि मुझे एक वॉइस आर्टिस्ट बनना है तो मुझे बताइए क्या करना है, उस समय वक्त नहीं है बताने का। तो फिर मैं कहती हूँ कि इस रिप्रेजेंटेटिव को आप रीच आउट कीजिए, इनके थ्रू आप जाइए, फिर ऑडिशन आपके लिए जाएंगे और आप वैसे। और एक और चीज है, कई वॉइस आर्टिस्ट हैं जो गूगल ड्राइव पे अपने सैंपल रख के उसका लिंक भेजते हैं। आपका लिंक कोई क्यों खोलेगा? आप चीजों को कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो? आप 10 सैंपल मत रखो ना, आप एक सैंपल सीधा व्हाट्सएप कर दो। करेक्ट। ये मेरा गूगल ड्राइव का लिंक है, कोई नहीं देख रहा आपके लिंक को, आपका काम वहीं खत्म हो गया। आप अपने आप को इतना कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, करेक्ट, सिंपल रखिए। आप एक लिंक भेजिए और छोटा सैंपल भेजिए। कई लोग लंबी कहानियां भेज देते हैं, समझ में ही नहीं आता कि क्या है कैसे है। उसके बाद भी ये है कि आपको ऑडिशन तो देना ही है। करेक्ट। वॉइस सैंपल सुन के कोई काम नहीं दे सकता, बिकॉज अल्टीमेटली आप एक प्रोडक्ट शेयर कर रहे हैं जो कई चीजों का नतीजा है। उसमें म्यूजिक भी डला हुआ है, उसमें इफेक्ट भी है, उसमें दूसरे की आवाज भी है, फिर मिक्सिंग इंजीनियर ने अपना कमाल दिखाया है। उससे आपका कोई जज नहीं कर सकता काम। करेक्ट। आप अगर नए हैं तो आपको स्टूडियो में आके ही ऑडिशन देना है। करेक्ट, वही प्रोसेस है और मौका मिलता ही है। सीढ़ी तो वही है। मुझे किसी ने कहा कि मैं बताती हूँ, किसी आर्टिस्ट ने कि आज मेरे फॉलो अप की एनिवर्सरी है। तो मैंने वो मैसेज पढ़ा, मैं तो दंग रह गई। मैंने कहा इसका क्या मतलब है? हाँ, उसने कहा कि मैं 1 साल से फॉलो अप कर रहा हूँ। मैंने कहा भैया क्या कह रहे हो, कल आ जाओ तुम तो। क्या बात 1 साल से फॉलो अप कर रहे हो, ये तो बड़ी शर्मनाक बात है। तो मतलब ऐसी भी चीजें हुई हैं। करेक्ट। तो जरूरी मतलब ये नहीं है, इंटेंशन नहीं था हमारा कि ना बुलाएं या कुछ, बट आपने कहा ना वो कि कंटिन्यूअस रिलेंटलेस एफर्ट डालने पड़ेंगे, तो वो भी करता रहा। हाँ। और आपको भी रियलाइज हुआ कि भाई ये कर रहा है 1 साल अच्छा, से, कोई बंदा 1 साल से मतलब तो भाई आ जा तू, ऐसा हो गया तो ये तो बहुत गलत हो गया, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए। तो कोई इंटेंशन नहीं था कि इसको नहीं बुलाऊं या इसके बारे में कोई ओपिनियन बनाओ, कोई राय बनाओ, ऐसा नहीं था। बट वो हो गया और मुझे इतना बुरा लगा। मैंने कहा यार ये मतलब ये तो बहुत ही गलत हो गया। नहीं सही है, आपने बुलाया उसको, अच्छी बात है। अमेजिंग है। आप जैसे आप तो ऑल ओवर वर्ल्ड का कंटेंट लोकलाइज कर रहे हो, हिंदी में कर रहे हो, आप और लैंग्वेजेस में भी करते हो, है ना? साउथ की लैंग्वेजेस या मराठी, तमिल, तेलुगु, इंटरनेशनल कंटेंट को लोकलाइज कर रहे हैं हम लोग। उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है क्या? क्योंकि हमारे थ्रू ही जा रहा है वो, आप लोग कर रहे हैं और लोग कर रहे हैं, मतलब हम उस इंडस्ट्री के पार्ट हैं, या हम हमारे यहाँ जो कंटेंट बन रहा है उसको भी आप इंग्लिश में करते हैं, जो इंडियन कंटेंट है, बीट नेटफ्लिक्स, अमेजोन, या उसको लोकलाइज कर रहे हैं आप इंटरनेशनल वर्जन के लिए इंग्लिश में डब करा के। तो जो ये कॉन्फ्रेंस टाइप का हो गया कि मतलब वहाँ का भी कंटेंट यहाँ यूज़ हो रहा है, यहाँ का वहाँ जा रहा है। तो वो एज ए मेकर के पर्सपेक्टिव से ही बात कर रहा हूँ, और एज ए कॉन्ट्रीब्यूटर के पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि हम लोग लाइन्स बोलते हैं या बनाते हैं या चीज़ें। तो क्या इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है अभी इन सब शोज का या चीज़ों का? कुछ इसमें ये है, कई कंट्रीज के कल्चर से हम अवगत हो रहे हैं। करेक्ट। हमें उनकी क्या सभ्यता है ये समझ में आ रहा है। कोरियन शोज तो के ड्रामाज एक अलग चीज है, अलग ही है, बट उस के ड्रामा में उनके कई कल्चर्स हैं जो वो बेबी के साथ में एक सेरेमनी करते हैं। मैं नाम याद नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा। तो उसमें वो 5 चीजें रखते हैं और बच्चा चुनता है, तो उसी से वो ये अंदाजा लगाते हैं कि बच्चा बड़ा होके क्या बनेगा। तो वो चीज आपको पता चली। फिर स्पेनिश कल्चर, स्पेनिश कंटेंट तो इतना कल्चर में रूटेड है, उनका खाना हो, उनके कस्टम्स हो, उनके ट्रेडिशंस हो, हर चीज। फिर जापानीज आप देखेंगे, उनको अपने नाम से, अपने हर चीज से प्यार है, अपनी पूरी, यानी उनका वो जो मेथोडोलॉजी है,
वहाँ आपको इंग्लिश इज नॉट द फर्स्ट लैंग्वेज, जापानीज इज द फर्स्ट लैंग्वेज भाई। हम्म, तो वैसा है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि मुझे ना कई इस तरह का कंटेंट देख के ये लगा कि ये लोग अपने मूल से कितने जुड़े जुड़े हैं। हुए हैं। और हम बड़ी आसानी से उसे छोड़ देते हम छोड़ देते हैं हम हमारे यहाँ छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ का कंटेंट ऐसा बन रहा है। हाँ, हम छोड़ देते हैं। हाँ। और एज इन जनरल आप लोगों से मिलोगे हम्म, तो वो अपने क्या कहते हैं रूट्स को अपनाने से कई लोग कतराते हैं। हम्म, वो मुझे चीज़ एक लगती है। और अब मेरी ये बढ़ते एक्सपोजर के साथ मुझे वो और ज़्यादा उसमें मुझे महसूस होने लगा है कि जो चीज़ आपकी है आप उसे जल्दी से छोड़ने के लिए तैयार रहते हो, जबकि अच्छा। पूरी दुनिया अपनाना चाहती है, अपनाना चाहती है। उससे जुड़ना चाहती है और उसके बारे में बहुत प्राउडली बात करती है। तो कहीं ना हमें भी। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जो कंटेंट क्रिएशन है या जो डिजिटल में आजकल जैसा कंटेंट आ रहा है, रील्स कल्चर है, वो भी इसके पीछे एक रीज़न है? या जो हमारे शोज़ बन रहे हैं उसमें जो इंडियन शोज़ बन रहे हैं उसमें जैसे आपने बोला कि जापानीज़ हो या के ड्रामा हो या स्पेनिश मैक्सिकन शोज़ अपना वो लोग जब शो बनाते हैं तो अपने कल्चर को बहुत खूबसूरत तरीके से दिखा रहे हैं। तो ऐसा है कि यहाँ के शोज़, क्योंकि शोज़ हो चाहे स्टोरी हो, वो आईना होती है सोसाइटी का या जो चल रहा है, यहाँ के शोज़ वो करने में नाकाम रहे हैं क्योंकि वो सोसाइटी वैसी हो रही है, सोसाइटी वैसी होगी क्योंकि शो वैसे बन रहे हैं। क्या लगता है आपको इसमें? क्योंकि इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं ना शोज़ से, कैरेक्टर से जो यहाँ हो रहे हैं। हर चीज़ में झलक है कल्चर की। हम्म, अब अगर हमें कोई चीज़ दिखानी है ट्रेडिशनली दिखा देते हैं शायद किसी शो में, हम्म, या एक तरह का शो बना देते हैं, हम्म, लेकिन उसको अपनाते कितना है अपनी हम्म, डेली जिंदगी में, हम्म, वो मैं हमेशा सोचती हूँ हम्म, कि छोड़ना बहुत इजी है और करना हम्म, बहुत मुश्किल। हम्म, जिस भी आप कल्चर को बिलोंग करते हैं, हम्म, स्पेशली हमारे यहाँ तो चीज़ें अब मैं जैसे अपनी बात करूँ हम्म, तो मेरे रिलीजन को या मेरे कस्टम्स को करना बहुत मुश्किल है। हिंदुज़्म में बहुत सी चीज़ें बहुत मुश्किल है करना। हम्म, मंदिर में जाना है तो हम्म, हाथ पैर धो के जाओ, जूते नहीं, मोजे नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप ये हैं धार्मिक हैं आप? हाँ हाँ, मैं तो बहुत धार्मिक अच्छा, हूँ। हाँ, बहुत तो बढ़िया। ये करना मुश्किल है ना, हाँ, हाँ, तो कई लोग अवॉइड कर देते हैं। हाँ, अरे पूजा तो सुबह होती है, हाँ, दोपहर में तो भगवान सो रहे हैं। अरे हाँ, ये मैंने सुना है बहुत। हाँ, तो मतलब मैं ये कह रही हूँ कि जितना आप अपने मूल से जुड़ेंगे ना, उतना आप अपनी चीज को और अपनी पर्सनालिटी को और निखार पाएंगे। बिकॉज अल्टीमेटली आप वो हैं। हम्म, आप कितना भी उसको मना करें, आप वो हैं। आप, हाँ, आपका डीएनए, आप प्रोडक्ट हैं उससे उसी दूर नहीं चीज का। भाग सकते। हम्म, तो जितना आप उसके करीब रहेंगे, उसको अपनाएंगे। तो कई लोग कहते हैं कि आज पूजा है, जल्दी जाना है, हम्म, या आज ये है। तो मुझे ऐसा लगता है हाँ, चल रहा है अभी भी कुछ सही है। सही है। तो कई लोग कहते हैं माँ बाप आ रहे हैं, उनको लेने जाना है। हाँ, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा मैं कहती हूँ लगता है। हाँ सही है, माँ बाप आ रहे हैं, लेने जाना है, सही है। करेक्ट। तो पहले जब एज अ प्रोड्यूसर शुरुआत की थी तो मुझे लगता था अरे यार ये बंदा चला जाएगा, अब यहाँ काम कौन करेगा, ये इस चीज के लिए जा रहा है या उस चीज के लिए जा रहा है। तो लेकिन फिर इट इज लाइफ ना, और आपको वो भी जीना है। आप उस चीज को लिए भी मना नहीं कर सकते। करेक्ट। तो कोई अगर कर रहा है तो शायद हम कभी उसको ना इसलिए बोलते क्योंकि हम वो चीजें नहीं करते। ये भी एक सोचने वाली चीज है करेक्ट। कि अगर वो सही चीज कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं ये खटक रहा है कि आप वो चीजें नहीं कर रहे, इसलिए आप उसको बोले क्या है यार तुम ये कर रहे हो, जरूरत क्या है, क्या कौन है करता यार है? तुमने उपवास रख रखा है, बड़ा धार्मिक आदमी है। ऐसी ये टॉन्ट वाली बातें नहीं, उसने रखा है तो रखा है। रखा है। तो हम तो हमारे यहाँ पूछ भी लेते हैं अगर ऐसा कुछ है कि आज महाशिवरात्रि है, कितने लोग उपवास कर रहे हैं बताओ, उपवास वाला खाना बनेगा, करेक्ट। साबूदाने की खिचड़ी बनेगी उपवास के नमक के साथ, कौन कौन कर रहा है बताओ। तो ये भी हम पूछ लेते हैं। वेरी नाइस। तो ये चीजें मुझे लगता है कि ये सेलिब्रेट करने वाली चीज, ये आपका कस्टम है, आपका ट्रेडिशन है। तो इसमें ये नहीं यार मैं तो दिन भर काम कर रहा हूं तो ये नहीं। आप फैसिलिटी तो उतनी क्रिएट कर दो कि हाँ किसी को उपवास रखना है, सारा दिन भूखा नहीं रह सकता, लेकिन उपवास वाली चीजें अवेलेबल हैं, रखते हैं। और जो हम बात कर रहे थे कि अपने पे काम करने की, जो आपने थोड़ी देर पहले भी बोला है कि हम अपने कस्टम अगर फॉलो करते हैं, चीज़ें करते हैं, तो वो हम उनसे दूर नहीं भाग सकते। अगर उनको हम फॉलो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको एक इवॉल्व पर्सन बनाती है।
कोई भी आप बिल्कुल। कोई भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, किसी भी जो religion भी को, करते हैं, अपने बिल्कुल। कस्टम्स फॉलो करते हैं, तो आप एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग इवॉल्व होते हो। बिल्कुल और जब वो एज ए ह्यूमन बीइंग इवॉल्व होते हैं, तो आप जो काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, आप ऑफिस में रह रहे हैं, या आप क्या कहते हैं साउंड इंजीनियर हैं, या आर्टिस्ट हैं, है ना, तो आप वो अपने करियर में भी आप एक अलग एक नयापन देखते डिसिप्लिन है हैं, वो, है ना। एक डिसिप्लिन है वो। ये छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे दशहरा पे आपने फूल रख दिए, कुछ अलग आप ड्रेसअप करके आ गए, या तो इन चीजों को मनाने में बहुत मजा आता है। करेक्ट। ये है संस्कृति को मनाने वाली बात। Correct. तो सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी और दिवाली और ये, अरे ये है अभी जैसे गणपति का त्योहार आएगा, वेरी स्पेसिफिक टू महाराष्ट्र, मुंबई, तो मतलब उस वक्त जो है माहौल ही अलग होता है, पूरा माहौल अलग। अब Correct. दशहरा कर्नाटका में इट्स ह्यूज। हाँ, तो लेकिन ये सारे एक एक कितने सुंदर सुंदर त्योहार है, कितने सुंदर सुंदर दिन हैं, इनको मेरे हिसाब से मनाना चाहिए। मनाना चाहिए ना। बिल्कुल, एवरीथिंग शुड बी सेलिब्रेटेड। और मुझे नहीं लगता कि ये कोई ओल्ड फैशन चीज है। और ओल्ड फैशन भी नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है एक आर्टिस्ट को तो जरूर मनाना चाहिए, बिल्कुल और उसको ना हर ये जो छोटी छोटी एकादशी हो गई चीज, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि वो एक आर्ट का इवॉल्व होता है, उसके अंदर जो भी आर्ट है ना, उसको वो इवॉल्व होती है इन सब चीज़ों से, क्योंकि सेंसिटिविटी बढ़ती है आपकी आपकी जो नेचुरल वाइब्रेशन की रिसेप्टिविटी बढ़ती है, बिल्कुल क्योंकि आर्ट कला तो वहीं से निकली है ना यार, करेक्ट। कला नेचर से निकली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो डबिंग कर रहे हो, चाहे एक्टिंग कर रहे हो, राइटिंग कर रहे हो, जो भी क्रिएटिव फील्ड में है ना, उससे तो मतलब अपनी जो, मैं स्पेसिफिकली कहूँगा कि जो भारतवर्ष के रहने वाले हैं, जो हमारी सनातन संस्कृति को फॉलो करते हुए आए हैं हमारे पूर्वज लोग, उसकी कुछ कुछ चीज़ें भी आप उठा लेंगे ना, राशि जी मैं सही कह रहा हूँ, बिल्कुल तो एज एन आर्टिस्ट भी आप बहुत इवॉल्व हो सकते हैं, बहुत इवॉल्व हो सकते बहुत ज्यादा, क्योंकि आप क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं ना। Yes. ये एब्स्ट्रैक्ट नोशन है, हैं। यस, जैसे स्पिरिचुअलिटी है। Yes. ये एब्स्ट्रैक्ट है, आप उसको कहीं से पकड़ या माप नहीं सकते। नहीं सकते। हाँ, तुम 80% क्रिएटिव हो, तुम 90% हो, तुम 40% हो, ऐसा नहीं है। ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट चीज है। करेक्ट। किसी को कोई चीज जमती है, Yes. अच्छी लगती है, किसी को Yes. कोई चीज नहीं अच्छी लगती, तो ये सेम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें बहुत जुड़ी हुई हैं। अब ये है कि अच्छा, हम क्रिसमस भी सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस ट्री लगाते हैं, उसको डेकोरेट करते हैं, उसमें भी एक फील गुड वाइब है, एक फील गुड वाइब है। तो उस फील गुड वाइब को सेलिब्रेट करना है। और वहीं से ये आया कि मैंने देखा कि चलो ये चीजें तो हम एंजॉय कर रहे हैं, सीक्रेट सैंटा कर रहे हैं, क्रिसमस ट्री लगा रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, तो मैंने कहा ये पर्व भी मनाओ ना। तो ये अपने पर्व भी मनाओ, और इसमें बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, यानी वो फीलिंग ही अलग है। अच्छा, आज क्या खास है? मैंने कहा आज मकर संक्रांत है। आज ये खास है, तो इसीलिए Correct है। लड्डू खाओ, हम जा के सबको देते भी हैं बहुत स्टूडियो में कि ये अमेजिंग है यार, खाओ। आप वर्क कल्चर में, अपने ऑफिस में, अपने स्टूडियो में आप ये कल्चर क्रिएट कर रही हैं, बहुत अमेज, काबिले तारीफ। और मैं कई लोगों से मिल भी चुकी हूँ उसके बाद ना, जब अरे आज एकादशी, आज हम ये खाना नहीं खाएंगे, तो मैंने कहा आप एकादशी करते हैं? तो मैं कई ऐसे लोगों से मिल भी चुकी हूँ जो ये फॉलो करते हैं, वेरी नाइस। यानी दे आर फॉलोइंग। कई लोगों से मिलती हूँ जो नवरात्रों का व्रत रखते हैं, 9 दिन रहता है उनका। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि यानी अच्छा ये तो चल रहा है, मतलब बहुत लोग ना बताते नहीं, उनको शर्म भी आती है। कोई लोग ऐसे भी है, शर्म आती है, लेकिन नहीं यार, शर्माने वाली बात नहीं है। मेरे ख्याल से गर्व, उसको आप प्राउड फील कीजिए, है ना। बिल्कुल। और स्टूडियो में तो ये कई मौके कम आते हैं कि हम बाहर जाके कुछ हर बार सेलिब्रेट कर सकें, तो अंदर ही सेलिब्रेट करो। सेलिब्रेट कीजिए, जैसे आप बर्थडे मनाते हो, ये कुछ और मनाते हो, वैसे हर चीज मनाओ जो भी आपकी संस्कृति को लुभाए, अच्छा लगे, या आपकी संस्कृति का हिस्सा है। फिर इसमें कई हमें भी पता चलता है कि अच्छा, साउथ में आज ये हो रहा है, राजस्थान में आज ये हो रहा है, एमपी में आज ये हो रहा है, अच्छा आज बंगाली न्यू ईयर है, अच्छा 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 आज सरस्वती पूजा है, जो उनकी बहुत एक स्पेसिफिक चीज है। मैंने कहा सरस्वती पूजा तो करनी चाहिए। करेक्ट। ये तो हम सरस्वती क्रिएटिविटी की माता है, तो हाँ ये दिन भी हम मनाएंगे। क्या बात है। तो ये चीज ना बहुत स्पेसिफिक है हमारे कल्चर के लिए। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि कितने दिन हैं, चलो मनाओ इसको। बिल्कुल सही किया। हाँ, तो मजा आता है उसमें, और ऐसा लगता है कि वाह, कुछ एक अलग सेटिस्फैक्शन है इस चीज को करने में। जबरदस्त यार, मेरे को तो मतलब आपने अलग जोन में हम ले गए इसको। हाँ, और लेकिन वो बहना आसान है ना। हाँ।
और हम अक्सर बह जाते हैं। हम तो बहुत बहते हैं। लेकिन मज़ा आता है। आई एम श्योर आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा ये। हम थोड़ा सा हमने डगर पकड़ी है इधर उधर की, लेकिन कहीं ना कहीं सब चीज़ें जुड़ी हैं क्रिएटिविटी से, Yes. एक हमारे प्रोसेस से, जिस प्रोसेस में हम लोग इन्वॉल्व हैं, और सब उसी का नतीजा है। तो प्रोसेस की बात हो रही है, तो मैं ना सबके साथ एक रैपिड फायर करता हूँ, तो आपके साथ भी एक रैपिड फायर क्वेश्चंस करते हैं, है Okay. ना? कितना rapid ठीक है, होगा? ज़्यादा रैपिड नहीं भी होगा चलेगा, है ना? स्लो फायर भी कर सकता है, चलेगा, ठीक है? तो क्वेश्चन मेरा ऐसा है कि कोई भी एक ऐसा हिंदी वर्ड जो ट्रांसलेट हुआ है इंग्लिश से और वो बहुत फनी लगा आपको थ्रू आउट योर करियर, थ्रू आउट योर डबिंग। मेरे पास है एक वर्ड, लेकिन आप कुछ ऐसा वर्ड आपको याद आ रहा है जो बड़ा फनी है हिंदी ट्रांसलेट होके? फनी तो कई चीजें कई कॉन्टेक्स्ट में लगती है। हाँ, हाँ, जैसे मैंने पहली बार जब सुना था क्रूरता, हाँ। मुझे लगा ये क्या है बड़ा वायलेंट सा शब्द, लेकिन हाँ। सुनने में क्रूरता लग रहा है। तो ऐसा मेरे साथ बताऊं क्या हुआ था, जब मैंने हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन की थी, हाँ, तो उसमें मेन जो ड्रैगन होता है उसका, हिकअप का, उसका नाम होता है टूथलेस। और फर्स्ट पार्ट मैंने नहीं किया था, फर्स्ट पार्ट में युद्धवीर ढैया ने रिकॉर्ड किया था अपना हिकअप का कैरेक्टर, लेकिन फर्स्ट पार्ट में स्क्रिप्टिंग हुई थी तो उसको रखा था उन्होंने नाम पोपला। टूथलेस का नाम ही पोपला रख दिया। ओ भाई, पोपले, पोपला, पोपला ऐसा मत करो, पोपला, अरे वो टूथलेस बोल रहा है, वो बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने बोला यार टूथलेस ही रख देते, पोपला कितना अजीब लग रहा है। तो मेरा तो एक ऑल टाइम फनियर एक्सपीरियंस रहा। हाँ। आपने जितने भी वॉइस किए हैं एनिमेटेड कैरेक्टर, किसी एक कैरेक्टर के साथ अगर आप एक दिन बिताना चाहें तो कौन सा होगा? रेवन, हाँ, जो ऐसी सीरियस हाँ, और serious कभी ना serious। हंसने वाली हाँ। और हर चीज कैलकुलेटेड। वो ह्यूमन ही है। नहीं, वो शी इज शैतान है वो, अच्छा, और उस दुनिया को बिलोंग करती है, द हाँ। डार्क वर्ल्ड, अच्छा। और शैतान की अच्छी बेटी है वो। अच्छा, तो उसके साथ आप थोड़ा सा और अच्छी अच्छी बातें करेंगे शैतान की। नहीं, मैं बुरी बुरी बातें करूंगी। अच्छा। हाँ, कभी कभी वो भी करनी चाहिए। ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग ब्रेक्स आप क्या प्रेफर करती हैं, कॉफी की चाय? चाय, क्यों? चाय ही पसंद है, अच्छा, चाय की पसंद आदत है। अच्छा, कॉफी से मुझे लगा वो क्लिक्स ज्यादा आते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों से आते हैं। अच्छा, ठीक है। वाइल्ड डबिंग, कोई भी वर्ड जो आपने मिस प्रोनाउंस किया हो, फनियर, कोई वर्ड आपको याद आ रहा है जो बहुत फनियर वे में? हाँ, मेरे साथ में हुआ है एक बार। मैं कुछ एक वीओ कर रही थी और उसमें वर्ड था डिलिशियस, हाँ। और वो मैं डिलिशियस ही बोल रही थी, अच्छा, और मतलब हो ही नहीं रहा था, और डिलिशियस ही जा रहा था हर बार। delicious। और मैं सोच रही हूँ ये आज मैं डिलिशियस क्यों बोल रही अरे हूँ। हो जाता है कभी कभी। चौथे या पांचवें टेक में वो हुआ डिलिशियस। जैसे ना श का मेरा कभी बहुत बार हो जाता है, मैं आदत नहीं, मतलब मेरे शब्द में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वाइल रिकॉर्डिंग हो जाता है ना, कि स और श का बहुत हिल जाता है मेरा, तो हो जाते हैं वो किसी। ठीक है, विच जॉनर डू यू एंजॉय मोस्ट वाइल फॉर डबिंग? कॉमेडी, हॉरर, रोमांस? Horror. हॉरर? यस, Why? वेरी मच। कंटेंट पसंद है, Hmm. कंटेंट देखना अच्छा लगता है, अच्छा, और अगर हॉरर फिल्म डब कर रहे हो तो एक और हॉरर फिल्म देखने का मौका मिल जाता है, नाइस। और वो आपको रूम में सबके साथ देखने का मौका मिलता है, ना कि अकेले घबराते हुए, यू हैव नॉट मेड दैट चॉइस। Correct. Which fictional character's voice is your all-time favorite? दिस कुड बी अक्रॉस एनी आर्टिस्ट। No, yours character. माय फिक्शनल कैरेक्टर, Hmm. जो मैंने डब किया होगा, Hmm. आई थिंक हैना मोंटाना। अच्छा, हैना मोंटाना भी किया ना आपने? हाँ, मुझे वो बहुत पसंद है। वो तो म्यूजिकल था। हाँ, म्यूजिकल था, गाने नहीं होते थे, अच्छा। बट सिर्फ वॉइस होती थी। हम्म। उसमें ऐसा था कि आई वॉज द सेकेंड आर्टिस्ट, पहले कुमुद कर रही थी उसको, हाँ, कुमुद कर रही थी, फिर करेक्ट। वो यूएसए चली गई, तो फिर मैंने किया था उसको। जब मैं नया और- नया आया था तब वो करती थी कुमुद। और मुझे वो डब करके ऐसा लगा क्या है यार ये, मतलब ये क्या पागलपन है, अलग लेवल का अलग कुछ level, चक्कर है ये। हाँ। और हैना मैं वो एंजॉय करके करने लगी, मुझे बहुत मजा आता था। अमेजिंग है, हैना मोंटाना आपने किया, मेरे को पता नहीं था। और कोई भी दूसरे जिस बंदे ने किया आपको फेवरेट परफॉर्मेंस या किसका लगा? ये थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे सोचना पड़ेगा, बट काफी सारे रोल्स हैं जो जो आपको ऐसा पसंद लगा आया? कि बहुत ही बढ़िया हुए हैं। कुछ एक दो जो अभी दिमाग में आ रहा है। मुझे शक्ति जी का बहुत पसंद अपना जेम्स बॉन्ड। है, यानी उनको किसी भी किरदार में आप सुनो तो बहुत कन्विंसिंग लगते हैं वो।
करेक्ट, मेरे को जिस जेम्स बॉन्ड उनका हिसाब से वो पसंद आता है। परफॉर्म करते हैं, अब पुराना भी अगर उनका देखो आप और नया भी कुछ सुनो, तो वो उनकी वॉइस ना बहुत कन्विंसिंग लगती है। वो जिस पे भी करते हैं ना हाँ यार। बहुत कन्विंसिंग। उन्होंने अगर मोहनलाल डब किया है कहीं, हम्म, तो अगर कहीं उन्होंने इंग्लिश फिल्म्स डब की हैं, हम्म। वाइड रेंज ऑफ रोल्स, बट हर कैरेक्टर कन्विंसिंग है। और उन्होंने जॉर्ज क्लूनी करते हैं वो ना, जॉर्ज क्लूनी, यस। जबरदस्त करते हैं। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ही बंदा है शायद, जिन्हें इतना लंबा टाइम हो गया है काम करते हुए, हम्म। और वो जो भी कैरेक्टर करते हैं बड़ा कन्विंसिंग लगता है। पता सुन नहीं के। उनको याद होगा कि नहीं, लेकिन मैं उनके साथ उनके घर गया था, 1-2 सेशन मैंने किए, क्योंकि उन्होंने हैडक किया था ओके। सीक्रेट ऑफ यूनिकॉर्न, एडवेंचर ऑफ टिंटिन, एक फिल्म आई थी ओके। इसकी, स्टीवन स्पीलबर्ग की 2011 में। तो मैंने टिंटिन किया था, उन्होंने हैडक किया था, जो मेन कैप्टन होता है। तो एक कोई लाइव शो करना था जिसमें उनको अपनी वॉइस देनी थी और उनके साथ एक बच्चे का रोल करना था। लाइव शो को हम रिकॉर्ड करना था, शायद हुआ नहीं, तो उनके घर गया, तो उन्होंने बोला था यार जिसने टिंटिन किया था वो मेरे साथ अच्छा साउंड कर रहा था, हमारे बहुत कॉन्वर्जेशन थे। तो मैं उनके घर गया था, उनके घर बहुत सारी किताबें हैं, चीज़ें। वो बताओ क्यों अच्छा परफॉर्म करते हैं डबिंग, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त कमाल के एक्टर हैं। वो एक्टर बहुत ज़बरदस्त हैं, वो कैरेक्टर में घुसते हैं और वो अपने यंग एज से एक्टिंग कर रहे हैं। दूरदर्शन के शुरुआती शोज में बिल्कुल। उन्होंने एक्टिंग की, मैंने उनके 1-2 सीन्स देखे थे जब वो यंग थे। अरे ज़बरदस्त एक्टर थे वो, मतलब एक होता है ना एक एक्टर जब स्क्रीन पे आता है तो अपनी एनर्जी लेके आता है, वो वैसे हैं। और फिर वॉइस में उनका कमांड अच्छा है ना, शब्दों में बहुत अच्छा कमांड है, तो बहुत अच्छे परफॉर्मर है। अच्छा, ये तो रैपिड फायर था। ऐसा रैपिड फायर। ये तो बोले वो स्टेन गन चलते जा रहे, टिक 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 टिक, 1000 राउंड चलते गए, तो लेकिन सवाल नहीं आ रहे हैं, बस डिस्कशन हो रहा डिस्कशन हो रहा है। है। ठीक है, एक आखिरी सवाल रैपिड फायर का, साउंड से रिलेटेड, एज द साउंड पीपल आप, है ना आपका, हाँ, है ना, the ऑडियो sound मैजिक द people. साउंड पीपल। हाँ, तो आखिरी सवाल इसी से खत्म करता हूँ अपना रैपिड फायर, ओके। कि अगर आपको एक सिग्नेचर साउंड इफेक्ट चुनना पड़े आपके लिए, तो क्या होगा? जैसे नेटफ्लिक्स के ना डडन, तो राशि शर्मा का एक साउंड इफेक्ट क्या होना चाहिए, क्या होगा? ओहो, मेरे ख्याल से मैं तो ड्रम्स चुनूंगी। मतलब ड्रम रोल। ड्रम रोल, बिल्कुल। क्या बात है, ये भी अच्छा है, बड़ा ही ड्रामेटिक है और बड़ा ही अमेजिंग है। और साउंड तो जो स्टार होता है उसका यही होना चाहिए, है ना? मुझे तो ये लगता है कि जो भी हो जोरदार हो, जोरदार हो ना, हर चीज लाउड हो तो मजा आए, तो अच्छा भी लगता है। अच्छा भी लगता है। हाँ, मतलब एक सीधा सरल, किसी को पता ही नहीं चलेगा आप हो नहीं हो। करेक्ट, आप हो, हाँ, ये हो रहा है, इसमें तो मजा मुझे आता तो है। इस वाइब में ज्यादा मजा आता तो हमारी जो आपने वाइब शब्द बोला है, तो हमारी जो आज विचार एंड वाइब्स की जो आपने वाइब क्रिएट की है, मेरे को तो बहुत मजा आ गया, और आई एम बिल्कुल। श्योर आप लोगों को भी आया होगा। आपको कैसा लगा? मुझे तो लगता है ये बढ़िया कॉन्सेप्ट है, विचार एंड वाइब्स। हम्म। ये अपने आप में ही एक वाइब बन रही है ना? विचार और उसकी वाइब। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट ही एकदम धमाकेदार है। अच्छा यहीं लगा? पे ड्रम रोल होना है ना? चाहिए। टिक 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 टिक। विचार एंड वाइब्स। विचार एंड वाइब्स, अच्छा नाम अच्छा लग रहा है आपको? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। और इसमें विचार भी हैं और वाइब्स में आप अपनी पर्सनालिटी रख रहे हैं, आप Correct. खुलकर बोल रहे हैं। करेक्ट, वाइब्स क्रिएट कर ही रहे हैं। बिल्कुल। और आपको भी पता चलेगा कि आपके ट्राइब वाले लोग कहाँ हैं। करेक्ट, इस वाइब को शेयर करने वाले लोग हैं कहाँ, करेक्ट। ये भी तो पता चलेगा, क्योंकि तो आप कॉम्बिनेशन है ना कई चीजों के। यस, और आजकल ज़माना कॉम्बिनेशन का है यार, एक से कुछ नहीं होता, आपको सब चीज़ें लेके चलनी पड़ेंगी। जैसे इस पॉडकास्ट में हमने सब चीज़ें कवर की हैं। अगर आप काम की बात करें तो काम भी किया है, और हमने बात की है काम को बेहतर कैसे करना है अपनी संस्कृति से जुड़कर, हमने उसकी बात भी की। अगर आपने ये सुना है तो आपने होपफुली पूरा पॉडकास्ट सुना होगा बिना स्किप किए। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको विचार एंड वाइब्स का ये एपिसोड राशि शर्मा के साथ कैसा लगा। थैंक यू राशि जी आने के लिए। आखिरी कुछ बोलना चाहती हैं आप? नहीं, मैं तो कहूंगी कि इस तरह की बातें ही हो रही हैं, यही मेरे लिए बहुत सुकून वाली बात है। हैं? एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम खुल के बात करते हैं। मेरे को 2-3 मेरे गेस्ट जो आए हैं सब ने ये बात ज़रूर जो आपने बोली ना, कि मेरे को बात करने में मज़ा आया, बड़ा आराम मिला।
थेरेप्यूटिक बोला था इसने अर्चित ने। वो अमित भाई मज़ा आ गया यार, 1.5 घंटे तक हम बात कर रहे थे, बोला अमित भाई मज़ा आ गया यार बात करके। तो आई एम श्योर आपको भी आया होगा। हम तो बात करते रहते हैं, हाँ। जब मिलते हैं तो बातें तो आज होती हमने हैं। कैप्चर कर ली उसको। बिल्कुल, उसको कैप्चर कर ली और देखते हैं कि अब आगे लोगों को ये बातें कैसी लगी। अच्छी बट आई एम लगेगी। थैंकफुल थैंकफुल टू यू कि तुमने कहा और मैंने कहा चलो करते हैं। हाँ, और थैंक्स जब टू यू। मैंने जब हाँ कहा था तो मुझे पता नहीं था, बट अब पता लग रहा है कि बहुत बढ़िया लग रहा है अच्छा लग रहा है। और इस चीज को भी प्रायोरिटाइज करना चाहिए। चाहिए, बिल्कुल चाहिए। करेंगे हम, और विचार एंड वाइब्स में अलग अलग तरह की वाइब्स क्रिएट करेंगे सेम गेस्ट के साथ। कभी कभी अलग मुद्दों पे बात करेंगे। बिल्कुल, मैं तो है ना? कहूँगी लगे रहो। थैंक यू सो मच राशि जी, थैंक यू Thanks, Amit. सो मच। तो गाइज बढ़िया लगा तो वीडियो सिर्फ देखने का नहीं होता, पॉडकास्ट सिर्फ सुनने का नहीं होता। शेयर भी कर लो, सब्सक्राइब भी कर लो, कमेंट कर लो, कुछ सवाल पूछने हमसे पूछिए, हम जवाब देंगे उसका। राशि जी को ही बोलूँगा, जवाब देंगे उनका, या बिल्कुल। किसी को लगा देंगे उनके ऑफिस से जवाब देने में। थैंक यू सो मच राशि जी। एक ना छोटी सी चीज है क्या जो मैं बात अपने है? गेस्ट को देता हूँ विचार एंड वाइब्स की तरफ से। थैंक यू सो मच। साउंड से रिलेटेड चीज है, चार इसमें एंड आप ये वाइब्स। ब्लूटूथ स्पीकर भी है, इसमें आप सुन सकते हैं या इसको सजा भी सकते हैं। थैंक यू so वेरी much. मच। Thank you.